ये दोनों बहनें बचपन से ही एक दूसरे के बेहद करीब थीं और हमेशा साथ में खेला करती थीं। छोटी बहन का नाम था दलमी और बड़ी बहन का नाम था इंजे। कुछ समय बाद उनके पिता अपनी बॉस की रोज रोज की गालियों और बदतमीजी से तंग आ गए, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। लेकिन उनकी माँ इस बात से बेहद नाराज हो गई और उन्होंने पिता को तलाक दे दिया। इसके बाद बड़ी बहन माँ के साथ चली गई, जबकि दलमी ने अपने पिता का साथ चुना। एक दिन बड़ी बहन इंजे ने दलमी को बताया कि उनकी माँ ने एक बहुत अमीर आदमी से दूसरी शादी कर ली है और अब वो अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है। इंजे ने दलमी को ताना मारते हुए कहा कि उसे भी माँ के साथ ही आना चाहिए था, क्योंकि दलमी का फैसला बिल्कुल गलत था और अब वो दलमी की बड़ी बहन बनकर नहीं रहना चाहती। गुस्से में आकर दलमी अपनी बड़ी बहन के पीछे भागी और दोनों के बीच जमकर बहस हुई। किस्मत का खेल तो देखिए, यही वो दिन था जब उनके पिता को अपने बिजनेस के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला था। लेकिन अफसोस, इसी दिन एक भयानक कार एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। उस दिन के बाद से दलमी के सिर पर सिर्फ उसकी दादी का ही साया रह गया। वक्त बदला और बड़े होने के बाद इन दोनों बहनों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां छोटी बहन फुटपाथ से खरीदे हुए सस्ते कपड़े पहनती थी, वहीं बड़ी बहन महंगे सिल्क के नाइट सूट पहनती थी। छोटी बहन एक मामूली से छोटे बाथरूम में बाल धो रही होती थी, तो दूसरी तरफ बड़ी बहन आराम से बाथटब में वक्त बिताती थी। छोटी बहन के नाश्ते में सिर्फ मामूली किमची चावल होते थे, जबकि बड़ी बहन का नाश्ता शानदार ब्रेड और महंगे हाई क्लास कॉफी से सजता था। यहाँ तक कि छोटी बहन के पास पहनने के लिए एक जोड़ी ढंग के जूते तक नहीं थे। उसकी सैंडल की हील जब टूटती तो वो उसे जमीन पर ठोक कर दोबारा काम चला लेती थी। इसके उलट बड़ी बहन के पास महंगे जूतों और डिजाइनर बैग से भरा एक पूरा कमरा था। छोटी बहन एक बेहद साधारण से छोटे घर में रहती थी, जबकि बड़ी बहन एक आलीशान विला की मालकिन थी। छोटी बहन को कहीं भी जाने के लिए पैदल चलना पड़ता था, तो बड़ी बहन के लिए आलीशान प्राइवेट कार और ड्राइवर हमेशा तैयार रहते थे। आज के दिन दलमी बाथरूम में जाती है और अपनी हाई हील्स उतारकर उसके उखड़े हुए रंग पर मार्कर से पेंट करने लगती है। पेंट करने के बाद वो उस पर फूंक मारती है और उसे दोबारा अपने पैर में पहन लेती है। फिर वो दूसरा जूता उतारती है और मार्कर से उसकी नोक को चमकाकर स्याही सुखाने के लिए दोबारा फूंक मारती है। काम पूरा होने के बाद जब वो अपने जूतों को देखती है तो उसे लगता है कि चलो जुगाड़ काम कर गया। इसके बाद वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बाथरूम से बाहर निकलती है। दूसरी तरफ बड़ी बहन इंजे बड़े आराम से स्टाइल में सेल्फी लेते हुए आगे बढ़ रही है और उसका असिस्टेंट उसका सारा सामान उठाए उसके पीछे पीछे चल रहा है। ये दोनों ही एक बड़े बिजनेस सेमिनार में शामिल होने आई थीं, जहां दलमी नीचे बैठकर सुनने वाली ऑडियंस में शामिल थी, तो वहीं उसकी बड़ी बहन इंजे वहां की मुख्य गेस्ट थी, मंच पर बैठी हुई थी। जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो दलमी ने सीधे माइक थाम लिया और इंजे से पूछा कि क्या उसने जिंदगी में कभी कोई स्वार्थी फैसला लिया है। इंजे ने इस बात को माना तो सही, लेकिन उसने इस सच को छुपा लिया कि बचपन में वो दलमी से रिश्ता तोड़कर अलग हो गई थी। सेमिनार खत्म होने के बाद दोनों एक कैफे में मिलती हैं। इंजे बेहद रॉयल अंदाज में बैठी हुई थी। उसने दलमी से पूछा कि क्या वो अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहती है। दलमी ने हाँ कह दिया। असल में दलमी जिस बिजनेस की बात कर रही थी वो अपनी नौकरी छोड़कर दादी के साथ मिलकर एक छोटा सा हॉट डॉग स्टॉल लगाने का था। इंजे ने दलमी से पूछा कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। अपनी बड़ी बहन के सामने नीचा न दिखने के लिए दलमी ने झूठ बोल दिया कि हाँ उसका बॉयफ्रेंड है, जबकि सच तो ये था कि वो लगभग 30 साल की होने वाली थी और अब तक सिंगल थी। कपल्स की फेवरेट जगहों पर आकर भी उसे सिर्फ अकेले सेल्फी लेना ही आता था। इस बीच इंजे की नजर दलमी के उस उखड़े हुए रंग वाले पुराने जूते पर पड़ती है और वो मन ही मन मुस्कुरा देती है। फिर वो दलमी से उसके बॉयफ्रेंड का नाम पूछती है। दलमी तपाक से कह देती है कि उसके बॉयफ्रेंड का नाम दोसान है, जो मैथ्स ओलंपियाड का सबसे युवा विनर रह चुका है। वो न सिर्फ बेहद जीनियस है बल्कि उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। इंजे ये सुनकर फिर से मुस्कुरा देती है। वहां से निकलते वक्त इंजे दलमी को एक बेहद शानदार और बड़ी पार्टी में आने का न्योता देती है और कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड दोसान को भी साथ लेकर आए। इंजे कहती है कि वो खुद देखना चाहती है कि दोसान आखिर कैसा इंसान है। ये सुनते ही दलमी के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो तुरंत मना कर देती है, क्योंकि वो तो आज तक दोसान से कभी मिली ही नहीं थी। जैसे ही वो जाने लगती है, इंजे अचानक पीछे मुड़ती है और कहती है, मेरी प्यारी छोटी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज मुझे एहसास हो गया कि मेरा वो फैसला कितना सही था। इसके बाद इंजे दलमी के उस फटे हुए जूते की तरफ इशारा करती है और उसके परफेक्ट बॉयफ्रेंड वाले झूठ की धज्जियां उड़ा देती है। इंजे को अब अच्छे से समझ आ चुका था कि उसकी छोटी बहन की जिंदगी कितनी बदहाल और मुश्किलों से भरी है। इतना कहकर बड़ी बहन पलटती है और अपनी आलीशान कार में जाकर बैठ जाती है। गुस्से के मारे दलमी की मुट्ठियां खिंच जाती हैं। वो बिना सोचे समझे तेजी से भागती है और कार के आगे आकर उसे रोक देती है। फिर वो अपनी बड़ी बहन के पास जाकर गुस्से में कहती है कि मुझे पार्टी का टाइम और एड्रेस भेज देना, मैं और दोसान वहाँ जरूर आएंगे। लेकिन कार आगे बढ़ते ही दलमी को तुरंत अपनी इस नादानी पर पछतावा होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सड़क के पार कार में बैठा एक
लड़का ये सब देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाता। लड़का दलमी का पीछा करते हुए सीधा उसी हॉट डॉग स्टॉल तक आ पहुंचता है। दूर से खड़े होकर जब वो उस स्टॉल को देखता है तो अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। असल में इस लड़के ने कहने को तो $100 मिलियन का प्राइज जीता था, लेकिन उसकी जेब में एक हॉट डॉग खरीदने तक के पैसे नहीं थे। दूसरों को मजे से नूडल्स खाते देख वो सिर्फ अपना थूक घूंट कर रह जाता है। रात के वक्त भारी बारिश हो रही होती है और ये लड़का सड़कों पर आवारा घूम रहा होता है क्योंकि उसके पास सिर छुपाने की कोई जगह नहीं थी। तभी अचानक हॉट डॉग स्टॉल की मालकिन यानी दलमी की दादी उसे रोक लेती है। उसे पूरी तरह भीगा हुआ देखकर दादी कहती है, लगता है तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, क्यों? इस पर वो लड़का झूठ बोल देता है कि उसका अपना घर है। बूढ़ी दादी उसे वहाँ लगे चेरी ब्लॉसम के पेड़ की तरफ इशारा करके कहती है कि वहाँ एक चिड़िया का पिंजरा टंगा है और दुकान की चाबी उसी के अंदर रखी है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लड़के को पहले तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो दादी की बात मानकर दुकान खोल लेता है। वो अंदर जाकर जैसे ही टेबल पर रखा अखबार हटाता है तो उसकी नजर नीचे रखे 2 हॉट डॉग्स पर पड़ती है। वो बिना देर किए तुरंत बैठ जाता है और भूखे भेड़िए की तरह उन्हें खाने लगता है। पेट भरते ही जैसे उसकी जान में जान आ जाती है। तभी उसकी नजर पास ही रखे दादी के गुल्लक पर पड़ती है और वो लालच भरी नजरों से उसे देखने लगता है। अगले दिन सुबह दादी को अचानक अपने उसी गुल्लक की याद आती है जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई जोड़कर रखी थी। दादी घबराकर तुरंत दुकान की तरफ भागती हैं। खुशनसीबी से वो गुल्लक वहीं सलामत रखा हुआ था और उसके अंदर के पैसे भी बिल्कुल सुरक्षित थे। तब जाकर दादी चैन की सांस ले पाती हैं। इसी बीच वो लड़का भी वहां आ जाता है और दादी को सलाह देता है कि उन्हें ये सारे पैसे बैंक में जमा करवा देने चाहिए। इसके बाद दादी उसे अपने साथ बैंक ले जाती हैं और पैसे जमा कर देती हैं। बैंक में उस लड़के की नजर शेयर मार्केट के एक नोटिस बोर्ड पर पड़ती है। दरअसल उसने एक नेशनल सिमुलेटेड इन्वेस्टमेंट कंपटीशन में हिस्सा लिया था और उसमें पहला मुकाम हासिल किया था। वो $100 मिलियन असल में एक वर्चुअल मनी थी जो उसने जीती थी। अपनी इस काबिलियत को देखकर वो लड़का दादी से गुजारिश करता है कि वो उसके नाम से एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा दें। इसके बाद वो रोज लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करने लगा और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने लगा। इधर दलमी के माता पिता का तलाक हो चुका था और बड़ी बहन माँ के साथ जा चुकी थी, जिसकी वजह से दलमी बिल्कुल अकेली हो गई थी और उसका कोई दोस्त नहीं था। अपनी पोती को इस तरह उदास और रोते हुए देखकर दादी ने उस लड़के से कहा कि वो दलमी का दोस्त बनने के लिए उसे एक चिट्ठी लिखे। इस लड़के का असली नाम जी प्योंग था, लेकिन वो अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। तभी अखबार में मैथ्स जीनियस दोसान की खबर देखकर उन दोनों ने फैसला किया कि वो दोसान के नाम से ही दलमी को सारी चिट्ठियां लिखेंगे। दलमी को जब वो चिट्ठी मिली तो वो खुशी से झूम उठी और उसने तुरंत उसका जवाब भी लिख दिया। बस फिर क्या था, चिड़ियों के उसी पिंजरे के जरिए दोनों के बीच चिट्ठियों का ये सिलसिला चल पड़ा और वो दोनों पक्के दोस्त बन गए। दलमी भी धीरे धीरे अपने अकेलेपन और उस सदमे से बाहर आने लगी। जी प्योंग सच में इन्वेस्टमेंट का उस्ताद था। साल भर के अंदर ही उसने दादी के स्टॉक अकाउंट के पैसों को 8 मिलियन वॉन से बढ़ाकर सीधा 80 मिलियन वॉन कर दिया। आज वो ये सारे पैसे निकालकर आगे की पढ़ाई के लिए सियोल जाना चाहता था, लेकिन बैंक पहुंचने पर उसे पता चला कि वो अकाउंट ही बंद हो चुका है। वो बुरी तरह घबरा गया। वो भागता हुआ दादी के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि दादी ने वो सारे पैसे अपने बेटे को दे दिए हैं। ये देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दादी के बेटे के जाते ही जी प्योंग ने गुस्से में आकर दादी से सवाल किया कि उन्होंने उसके सारे पैसे अपने बेटे को क्यों दे दिए। वो पैसा उसकी अपनी मेहनत और सूझबूझ की कमाई थी। उसने दादी से अपने पैसे वापस मांगे। दादी का दिल बुरी तरह टूट गया। वो बिना कुछ बोले पलटी, दुकान के अंदर गई और वहां से एक बड़ा सा बैग लाकर जी प्योंग के हाथ में थमा दिया। जब जी प्योंग ने बैग खोला तो उसके होश उड़ गए। अंदर नोटों की मोटी मोटी गड्डियां भरी हुई थीं। असल में दादी ने अपने बेटे को जो 8 मिलियन वॉन दिए थे वो उनकी खुद की जमा पूंजी थी। जी प्योंग के पैसों को तो उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया था। ये देखकर जी प्योंग शर्म से पानी पानी हो गया। उसने अपना सिर झुकाया, दादी से माफी मांगी और शर्मिंदगी के मारे वहां से दौड़ लगा दी। रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे जी प्योंग खुद को बहुत कोस रहा था और ग्लानि से भरा हुआ था। तभी अचानक वहां दादी आ पहुंचती हैं और उसे एक नई जोड़ी जूते देती हैं। इतना ही नहीं, वो खुद नीचे झुककर उसे वो जूते पहनाने लगती हैं। दादी जी प्योंग से कहती हैं कि अगर तुम भविष्य में बहुत कामयाब इंसान बन जाओ तो मुझे कभी दोबारा ढूंढने की कोशिश मत करना। दादी की इस बात ने जी प्योंग का दिल पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। उसने रोते हुए दादी को गले लगा लिया और रूंधे गले से कहा कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। इस बात को बीते पूरे 15 साल हो चुके हैं और आज जी प्योंग अरबों वॉन की संपत्ति का मालिक और एक बड़ा इन्वेस्टर बन चुका है। एक बिजनेस स्टार्टअप इवेंट के दौरान उसकी नजर नीचे बैठी अपनी पुरानी दोस्त दलमी पर पड़ती है और वो उसे पहचान लेता है। इसलिए वो उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात दोबारा उसी बूढ़ी दादी से होती है। वो सीधे दादी के उसी हॉट डॉग स्टॉल पर जाता है। जी प्योंग को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर दादी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो जी प्योंग की इस कामयाबी से बेहद खुश थीं।
इधर दूसरी तरफ दलमी किसी भी हाल में अपने बॉयफ्रेंड दोसान को उस पार्टी में ले जाना चाहती थी, लेकिन इंटरनेट पर छानबीन करने के बाद भी उसे दोसान के बारे में कोई अता पता नहीं मिलता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे कैसे कांटेक्ट करे। दलमी को दोसान के लिए इस कदर परेशान देखकर दादी की चिंता बढ़ जाती है। दादी दलमी से पूछती है कि वो अपनी बड़ी बहन से हारने को लेकर इतनी जिद्दी क्यों हो रही है। इस पर दलमी कहती है कि अगर वो आज हार गई तो इसका मतलब यह होगा कि सालों पहले उसके पिता के साथ रहने का उसका फैसला पूरी तरह गलत था। वो अपनी बहन के सामने यह कभी साबित होने नहीं देना चाहती थी कि उसके पिता का चुनाव एक गलती थी। अपनी पोती की ये बातें सुनकर दादी का दिल पसीज जाता है। वो तुरंत जी प्योंग के पास मदद के लिए भागती है। वो जी प्योंग से कहती है कि चाहे जो हो जाए हमें उस असली दोसान को ढूंढना ही होगा, जिसके नाम से हम बचपन में दलमी को चिट्ठियां लिखा करते थे। किस्मत का खेल देखिए, ठीक उसी दौरान दोसान नाम का एक लड़का जी प्योंग को लगातार ईमेल्स भेज रहा था ताकि वो उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। जी प्योंग ने बिना देर किए फटाफट दोसान का पता लगा लिया, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि दोसान की हालत बेहद खराब थी। उसके पिता कोई काम ढंग से न कर पाने की वजह से उसे दिन रात डांटते फटकारते रहते थे और उसका करियर पूरी तरह अधर में लटका हुआ था। ये सब देखकर जी प्योंग ने दादी को सलाह दी कि उन्हें उस असली दोसान को बिल्कुल नहीं ढूंढना चाहिए। वो कहता है कि उसे सामने लाने से दलमी की बची कुची इज्जत भी चली जाएगी और इंजे उसका और ज्यादा मजाक उड़ाएगी। जी प्योंग का मानना था कि जो सच छुपा हुआ है वही दलमी के लिए बेहतर है, क्योंकि इंटरनेट के इस समंदर में दलमी का उस तक पहुंच पाना नामुमकिन के बराबर था। लेकिन इसके तुरंत बाद जी प्योंग के होश उड़ गए। दादी के फोन पर अचानक दलमी का कॉल आता है और वो चहकते हुए बताती है कि उसने दोसान को ढूंढ निकाला है। दरअसल हुआ ये था कि तंगी के कारण दोसान के पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे, इसलिए वो अपने घर का कुछ पुराना सामान बेचने के लिए उसे ऑनलाइन OLX जैसी साइट पर पोस्ट कर रहा था। इत्तेफाक से दलमी की नजर उस पोस्ट पर पड़ गई और उसने तस्वीरों के जरिए ये कंफर्म कर लिया कि ये वही दोसान है जिसे वो पागलों की तरह ढूंढ रही थी। बस फिर क्या था, दलमी ने बिना वक्त गंवाए उससे मिलने का टाइम और जगह फिक्स कर ली। जिस दोसान का वो दिन रात इंतजार कर रही थी उसे पाकर दलमी की खुशी का ठिकाना नहीं था। देखते ही देखते दोनों की मुलाकात का वक्त करीब आ गया, लेकिन तभी वहाँ जी प्योंग अचानक फिल्मी अंदाज में एंट्री मारता है और दोसान को हाथ पकड़कर वहाँ से खींच ले जाता है। दोसान पहले तो गुस्से में उसे खरी खोटी सुनाने ही वाला था, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके सामने खड़ा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि शहर का सबसे बड़ा और मशहूर इन्वेस्टर है। दोसान को लगा कि शायद ये उसकी कंपनी में पैसा लगाने आया है और इसी एक्साइटमेंट के मारे उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है और हाथ कांपने लगते हैं। कार में बैठते ही जी प्योंग दोसान के हाथ में दलमी की वो सारी पुरानी चिट्ठियां थमा देता है और उसे शांत होकर उन्हें पढ़ने के लिए कहता है। वो दोसान को उन चिट्ठियों के पीछे की पूरी सस्पेंस से भरी कहानी सुनाता है। इन सब बातों को समझने में दोसान को अच्छा खासा वक्त लग जाता है। आखिरकार दोसान को समझ आ ही गया कि जी प्योंग उसकी कंपनी में पैसा लगाने नहीं आया है, बल्कि वो तो चाहता है कि दोसान दलमी का नकली बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करे। दोनों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद दोसान जी प्योंग की मदद करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रख दी कि जी प्योंग उनकी सैमसंग टेक्नोलॉजी कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद करे। जी प्योंग ने साफ मना कर दिया क्योंकि उस कंपनी में अभी कोई दम नहीं था। लेकिन जब दोसान ने दलमी की लिखी सारी चिट्ठियां पढ़ी तो उसका दिल पिघल गया। उसने बिना किसी फायदे के भी दलमी की मदद करने का फैसला कर लिया। दोसान ने एक अच्छा सा सूट उधार मांगा, उसे पहना और अपनी साइकिल उठाकर पार्टी के लिए निकल पड़ा। इधर दलमी सज धज कर पार्टी में पहुंच चुकी थी। उसे ऐसी हाई फाई पार्टियों की आदत नहीं थी, इसलिए वो थोड़ी सहमी हुई सी लग रही थी। उसने भीड़ से दूर एक कोना पकड़ लिया ताकि कोई उसे देख न सके। जब दलमी की माँ की नजर उस पर पड़ी तो दलमी ने तुरंत अपना मुंह फेर लिया और दूसरी तरफ देखने का नाटक करने लगी। जी प्योंग भी उसी पार्टी में मौजूद था और उसने दलमी को अकेले कोने में खड़े देखा। वो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दोसान ऐन वक्त पर वहां पहुंच गया और सीधे दलमी के सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे ही दलमी ने देखा कि उसकी माँ और बड़ी बहन इंजे उसी की तरफ आ रही हैं, उसने बिना सोचे समझे तुरंत दोसान को गले लगा लिया और उससे मिन्नत की कि वो उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करे। आमना सामना होते ही इंजे ने अपनी चालाकी शुरू कर दी और दोसान को परखने के लिए सवालों की बौछार कर दी। उसने पूछा कि क्या वो कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है। दलमी को लगा कि अब उनका ये झूठ पकड़ा जाएगा। वो घबराकर दोसान का हाथ छोड़ने ही वाली थी कि तभी दोसान ने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। उसने इंजे की आंखों में आंखें डालकर बड़े रौब से जवाब दिया कि हाँ, वो एक बिजनेसमैन है। इंजे यही नहीं रुकी, उसने अगला पेचीदा सवाल दाग दिया कि उसकी कंपनी को अब तक इन्वेस्टमेंट का कौन सा राउंड मिल चुका है। ये सवाल सुनते ही दोसान के तोते उड़ गए। उसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया की ABCD भी नहीं पता थी। जब ऐसा लगा कि सारा झूठ अभी सबके सामने आ जाएगा, तभी वहाँ मसीहा बनकर जी प्योंग की एंट्री होती है। जी प्योंग इन्वेस्टमेंट की दुनिया का वो बड़ा नाम था जिसके बारे में सब जानते थे कि वो जिस प्रोजेक्ट पर हाथ रख दे वो रातों रात सुपरहिट हो जाता है। उसे दोसान के साथ खड़ा देखकर इंजे के होश उड़ गए और वो एकदम हैरान रह गई। मामला और न बिगड़े, इसलिए जी प्योंग ने समझदारी दिखाई और कोई बहाना बनाकर दोसान को वहां से अलग ले गया। उनका ये नाटक पूरी तरह से कामयाब रहा।
पार्टी खत्म होने के बाद दोसान चुपचाप बस पकड़ने जा रहा था कि तभी जी प्योंग ने उसे रास्ते में ही रोक लिया और पार्किंग लॉट में ले गया। जी प्योंग ने अपनी महंगी कार की चाबी दोसान के हाथ में थमा दी और कहा कि इस लग्जरी कार से वो दलमी को उसके घर छोड़े। जी प्योंग ने उसे समझाते हुए कहा कि रास्ते में ज्यादा मत बोलना, बस हाँ में सिर हिलाना, मुस्कुराना और एक अच्छे लड़के की तरह बर्ताव करना। इसके बाद कोई बहाना बनाकर दलमी से ब्रेकअप कर लेना। दोसान वो चमचमाती कार लेकर दलमी को लेने जाता है और दोनों नदी के किनारे बैठकर मजे से डिनर करते हैं। दलमी ने दोसान से पूछा कि उसने आज उसके इस नाटक पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाया, क्योंकि आज उसने अपनी बड़ी बहन के सामने उसे जबरदस्ती इस ड्रामे में घसीट लिया था। दोसान ने बड़ी सादगी से कहा कि वो उस वक्त उसके हालात को अच्छी तरह समझ रहा था और उसने वही किया जो एक अच्छा और मददगार लड़का करता है। दोसान का यह सीधा और सच्चा जवाब सुनकर दलमी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। इसके बाद दोनों बड़े मजे से बातें करने लगे। दोसान को लगता था कि उसकी जिंदगी बेहद बोरिंग है, लेकिन दलमी ने कहा कि वो बहुत दिलचस्प इंसान है। दलमी की यह बात सीधे दोसान के दिल में उतर गई और वो हैरान रह गया। इधर जी प्योंग बड़ी मुश्किल से इन दोनों को ढूंढ पाता है और दूर से इन्हें साथ देखकर उसकी जान हलक में अटकी हुई थी। जी प्योंग ने बिना देर किए तुरंत दोसान को एक मैसेज भेजा कि जल्दी से दलमी को घर छोड़ो और इस ड्रामे को यहीं खत्म करो। दलमी ने जब दोसान का फोन बजते देखा तो उसे लगा कि शायद उसकी किसी गर्लफ्रेंड का मैसेज है, इसलिए उसने दोसान से कहा कि उसे अब जल्दी घर निकलना चाहिए। लेकिन दोसान के दिमाग में तो दलमी के साथ बिताए वो हसीन पल घूम रहे थे। वो दलमी की तरफ इस कदर आकर्षित हो चुका था कि अब पीछे हटना उसके बस में नहीं था। उसने दूर से हाथ हिलाकर इशारा कर रहे जी प्योंग को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और पलटकर सीधे दलमी के हाथ में अपना बिजनेस कार्ड थमा दिया। साथ ही उसने दलमी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है। ये सुनकर दलमी ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया कि उसका भी आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। दोसान का यह अंदाज देखकर दलमी खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी और घर लौटते हुए लगातार मुस्कुराए जा रही थी। घर पहुंचते ही दलमी ने अपनी दादी को बड़े चाव से बताया कि वो दोसान से मिल चुकी है। वो दादी के सामने दोसान की तारीफों के पुल बांधने लगी कि वो किसी मॉडल जैसा दिखता है और सूट में कितना रॉयल लग रहा था। लेकिन उस नादान लड़की को यह नहीं पता था कि बचपन में उसे वो प्यारी चिट्ठियां लिखने वाला असली इंसान जी प्योंग था, न कि ये दोसान। अगले दिन दलमी जब अपनी जॉब पर दुकान पहुंचती है तो वहां बाहर पैर रखने तक की जगह नहीं थी, क्योंकि बहुत भारी भीड़ जमा थी। उसकी एक साथी कर्मचारी ने उसे खींचकर साइड में लिया और बताया कि पास में ही किसी बड़े सेलिब्रिटी का कॉन्सर्ट है, जिसकी वजह से ये सारे फैंस यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। उसकी सहेली चाहती थी कि वो इस भीड़ भाड़ से दूर हट जाएं, लेकिन दलमी ने पूरे जोश के साथ उसे पीछे हटाया और अपने बाल बांध लिए। दलमी के लिए यह कोई मुसीबत नहीं, बल्कि अपनी सेल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ने का एक बहुत बड़ा मौका था। इसके बाद वो पूरे आत्मविश्वास के साथ दुकान के अंदर कदम बढ़ाती है। दुकान के अंदर का नजारा देखने लायक था। हर तरफ अफरा तफरी मची थी और सारा स्टाफ बुरी तरह परेशान था। भीड़ को संभालने के पुराने तरीके फेल हो चुके थे। तभी दलमी के दिमाग की बत्ती जली और उसने एक नया दांव खेला। उसने तुरंत दुकान के म्यूजिक सिस्टम पर उसी सेलिब्रिटी का सुपरहिट गाना बजा दिया। गाना बजते ही बाहर खड़े फैंस खुशी से झूम उठे और जोर जोर से चीयर करने लगे। देखते ही देखते दलमी ने पूरे माहौल को अपने हाथ में ले लिया और दुकान के अंदर मची अफरा तफरी को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। अब दलमी खुद काउंटर पर आ गई और पूरे जोश के साथ ऑर्डर लेने लगी। जब कोई ग्राहक नखरे दिखाता तो वो बिना वक्त गंवाए उसे लाइन से हटाकर दूसरे को मौका दे देती। उसकी इस सूझबूझ से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया और देखते ही देखते उस दिन की कमाई ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कमाई के मामले में दुकान ने सीधा $10 मिलियन का आंकड़ा छू लिया था, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड था। दलमी की इस कामयाबी पर उसके सारे साथियों ने जमकर तालियां बजाईं। हालांकि दलमी का काम बहुत शानदार था, लेकिन कम पढ़ी लिखी होने की वजह से कंपनी उसे पक्की नौकरी नहीं दे रही थी। इस भेदभाव से तंग आकर दलमी ने नौकरी छोड़ने और अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने का फैसला कर लिया। वो ऑफिस से अपना अरेलिया पाम का पौधा उठाती है और कंपनी को हमेशा के लिए अलविदा कह देती है। वो तुरंत दोसान को मैसेज करती है कि वो उसे एक पौधा गिफ्ट करना चाहती है और अभी उसकी कंपनी आ रही है। जैसे ही जी प्योंग को पता चलता है कि दलमी दोसान की उस कबाड़ जैसी कंपनी में जा रही है तो जी प्योंग के हाथ पांव फूल जाते हैं। अगर वो वहां पहुंच गई तो सारा भांडा फूट जाएगा। जी प्योंग के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो आनन फानन में अपनी कार दौड़ाकर दोसान के ऑफिस पहुंचता है। वो बिना वक्त गंवाए दोसान और उसकी टीम से कहता है कि अपना सारा तामझाम उठाकर तुरंत उसके आलीशान विला में शिफ्ट हो जाएं। वो लोग सारे तार और कंप्यूटर समेटते हैं, बिजली के बोर्ड फिट करते हैं और यहाँ तक कि ऑफिस की पुरानी तस्वीरें हटाकर कंपनी का नया साइन बोर्ड भी लगा देते हैं। देखते ही देखते सारे कर्मचारी महंगे और शानदार सूट पहनकर एकदम हैंडसम लड़के बन जाते हैं। जब दलमी वहाँ पहुँचती है तो इतना बड़ा और आलीशान
ऑफिस देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दलमी कहती है कि उसे दोसान से एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो दोसान को बताती है कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है और अब वो भी दोसान की तरह ही अपना खुद का बिजनेस शुरू करने वाली है। बाकी लड़कों के चेहरे के उड़ते हुए रंग देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि रायता कितना फैल चुका है। दलमी के जाने के बाद जी प्योंग दोसान से कहता है कि अब इस ड्रामे को यहीं खत्म कर देना चाहिए और दादी जल्द ही दलमी को सारा सच बता देंगी। लेकिन दोसान तो दलमी के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था। वो नहीं चाहता था कि दलमी के सामने कभी भी यह सच आए, क्योंकि अगर उसे सच पता चल गया तो दलमी को पाने का उसका आखिरी मौका भी हाथ से निकल जाएगा। जी प्योंग को दोसान की कंपनी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि इस कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है और आज नहीं तो कल इसका दिवाला निकलना तय है। इसलिए जी प्योंग उन्हें सलाह देता है कि वो अपना पैसा और वक्त बर्बाद करना बंद करें और अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लें। लेकिन तभी जी प्योंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि दोसान की कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक वर्ल्ड कंपटीशन में पहला मुकाम हासिल कर लिया है। यह उनकी डूबती हुई कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जी प्योंग भी अब दलमी के उस अटूट भरोसे और सपनों को तोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वो दादी को समझाता है कि अभी दलमी को सच बताने का सही वक्त नहीं है। वो खुद आगे आकर दोसान की मदद करेगा ताकि दलमी का भरोसा कभी न टूटे। कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है और दोसान आखिरकार एक कामयाब इंसान बन जाता है। यहाँ वो बुजुर्ग महिला जी प्योंग से एक ऐसा सवाल पूछ लेती है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो पूछती है कि क्या वो दलमी के पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। यह बात सुनकर जी प्योंग पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। दूसरी तरफ सैमसंग टेक्नोलॉजी कंपनी के उस छोटे और खस्ताहाल कमरे में दोसान अपनी टीम के लोगों को किसी भी तरह जी प्योंग के साथ काम करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके साथ काम करने वाले दोस्त उससे सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि क्या उसके दिल में दलमी के लिए कोई फीलिंग है। इसी दौरान इंजे के साथ बहुत बुरा हो रहा था। उसका सौतेला बाप उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था क्योंकि उसने अपना पूरा बिजनेस अपने सगे बेटे के नाम कर दिया था। गुस्से से तमतमाई इंजे अपने सौतेले बाप का साथ छोड़ने का बड़ा फैसला करती है और अपनी खुद की राह पर निकल पड़ती है। अब इन सबके अपने अपने सपने थे, अपनी मंजिलें थीं और इसी वजह से इन सभी ने सैंडबॉक्स वेंचर कैपिटल कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए अपना नाम दर्ज करा दिया था। इसी बीच दोनों की एक अचानक मुलाकात हो जाती है और माहौल थोड़ा अजीब बन जाता है। दोनों जल्दी से बैठकर अपने बिखरे हुए बाल ठीक करने लगते हैं। फिर दलमी अपने पुराने जूते बदलती है, कपड़े ठीक करती है, लिपस्टिक लगाकर मेकअप भी ठीक कर लेती है। इसके बाद स्टार्टअप से जुड़ी किताबें उठाकर खड़ी हो जाती है। तभी वो लगभग दोसान की सच्चाई पकड़ ही लेती। बस की तरफ मुड़ते ही दलमी तुरंत पूछती है कि दोसान की कार कहाँ है। यह सवाल सुनते ही दोसान के तो जैसे तोते उड़ जाते हैं। वो बिल्कुल सन्न रह जाता है और उसे संभलने में थोड़ा वक्त लगता है। बात को घुमाते हुए दोसान झूठ बोल देता है कि वो बीती रात अपने एक दोस्त के घर पर रुका था और वहां से गाड़ी लाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए वो बिना कार के ही आ गया। वो कहता है कि इसी वजह से उसने ये अजीब से कपड़े भी पहने हुए हैं। दलमी को उसका यह अंदाज बहुत सादगी भरा और अपना सा लगता है, इसलिए वो उस पर कोई शक नहीं करती। तभी वो अचानक कहती है कि कल उसका जन्मदिन है और क्या उसने कल के लिए कोई प्लान बनाया है। दोसान एक बार फिर सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि यह असल में जी प्योंग का जन्मदिन होगा, क्योंकि वो सारे खत तो जी प्योंग ने ही लिखे थे। दोसान फौरन नाटक करते हुए कहता है कि काम के चक्कर में वो इतना उलझा हुआ था कि अपने जन्मदिन की बात ही भूल गया, इसलिए अभी तक कोई प्लान नहीं है। दलमी मुस्कुराकर कहती है कि कल वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। इतना कहकर दलमी बस में चढ़ जाती है। जैसे ही बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, दोसान पल भर के लिए झिझकता है, पर फिर वो अपने पक्के दोस्त को वहीं पीछे छोड़ देता है और पूरी ताकत से बस के पीछे दौड़ने लगता है। वो बस में चढ़ जाता है और सीधे जाकर दलमी के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। इस वक्त दोसान के चेहरे पर एक अजीब सी नासमझी और घबराहट साफ देखी जा सकती थी। वो इतना डरा हुआ था कि उसका हाथ थामने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा था। वहां से लौटने के बाद दोसान रास्ते में चलते हुए अपने उसी हाथ को महसूस करता है और पागलों की तरह अकेले ही मुस्कुराने लगता है। अब अपनी गर्लफ्रेंड को लेने जाने और उसके साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए दोसान ने एक से बढ़कर एक महंगी और ब्रांडेड चीजें उधार ली थीं। यहाँ तक कि जिस आलीशान कार में वो घूम रहा था वो भी उधार की थी। कलाई पर बंधी करोड़ों वॉन की वो कीमती घड़ी भी किसी और की थी और जो सूट उसने पहन रखा था वो भी उसका नहीं था। और अब वो पूरी तरह सज धज कर दलमी के घर के बाहर खड़ा था। तभी जी प्योंग उससे कहता है कि इंतजार करते वक्त थोड़ा नॉर्मल दिखने की कोशिश करो। दोसान घबराते हुए जी प्योंग से पूछता है कि क्या उसे याद है कि उसने उन खतों में क्या लिखा था, लेकिन जी प्योंग को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इसी बीच दलमी वहां आ जाती है और कहती है कि बचपन में उसका सबसे बड़ा सपना सबके साथ मिलकर ताश खेलना था। अब जी प्योंग को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने भला ऐसी अजीब ख्वाहिश क्यों की थी। बात संभालते हुए दोसान कहता है कि अब इस बात को इतना वक्त बीत चुका है कि वो खुद भूल गया है कि उसने यह ख्वाहिश क्यों की थी। इसके बाद वे सब ताश खेलने के लिए वापस ऑफिस जाने का फैसला करते हैं। उधर जी प्योंग आनन फानन में दोसान के दोस्तों को गाड़ी में बिठाता है
है और उनका कंप्यूटर लेकर ऑफिस की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर वे जल्दी जल्दी सारे डिब्बे खाली करते हैं और कंप्यूटर सेट करते हैं। वे कंपनी के बोर्ड को बदलकर दूसरी तस्वीरें लगा देते हैं और फटाफट अपने सूट पहन लेते हैं। शुक्र है कि उन दोनों के आने से ठीक पहले उनका यह जुगाड़ पूरा हो जाता है। दलमी खाने पीने का सामान बाहर निकालती है और कहती है कि ये सारे तोहफे उसकी दादी ने दोसान के लिए भेजे हैं। मेज पर अपनी पसंद की चीजों को देखकर जी प्योंग पूरी तरह हैरान रह जाता है। आखिरकार उसे बरसों पुरानी वो बात याद आ ही जाती है। दरअसल दलमी ने उसे त्योहार के वक्त खत लिखकर पूछा था कि उसकी क्या ख्वाहिश है। जी प्योंग चूंकि एक अनाथ था और टीवी पर अकेले बैठकर एक परिवार को हंसते खेलते ताश खेलते हुए देख रहा था, इसीलिए उसने दलमी को लिखा था कि उसका सपना है कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर ताश खेले। आज अपनी उस ख्वाहिश को पूरा होते देख जी प्योंग का दिल भर आता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो बुजुर्ग महिला और दलमी उसके बचपन की एक छोटी सी बात को आज भी इतने अच्छे से याद रखेंगी। यहाँ तक कि दादी को उसकी पसंद के स्नैक्स भी याद थे। दलमी कहती है कि शायद तुम्हें त्योहारों पर अपने परिवार के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद होगा, इसीलिए तुमने यह ख्वाहिश की थी ना। जी प्योंग सबके साथ बहुत खुश होकर खेलता है। आज उसका बचपन का वो अधूरा सपना तो पूरा हो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेहद दुखी भी था, क्योंकि उसने अपने ही हाथों से दलमी को किसी और की तरफ धकेल दिया था। अब उसके दिल में दलमी के लिए वो आम सा एहसास एक गहरे प्यार में बदलने लगा था। उसी रात जब दोसान दलमी को घर छोड़ने जाता है तो वो उससे पूछ बैठता है कि आखिर वो उसे इतना पसंद क्यों करती है। दलमी मुस्कुराकर जवाब देती है, क्योंकि तुम मेरा पहला प्यार हो। तुम्हारे लिखे उन खतों ने मुश्किल वक्त में हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है। यह बात सुनते ही दोसान का दिल टूट जाता है और उसे एक गहरा झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि दलमी जिससे प्यार करती है वो तो कोई और ही है। वो खुद तो बस किसी दूसरे की पहचान जी रहा है। असल में तो वो उसके लिए एक अजनबी ही है। उसे दलमी को खोने का डर सताने लगता है। वहाँ से लौटने के बाद दोसान जी प्योंग की सारी महंगी चीजें उसे वापस कर देता है। जी प्योंग उससे कहता है कि ये कपड़े उसने दोसान के लिए ही खरीदे हैं, इसलिए वो इन्हें अपने पास रख सकता है। लेकिन दोसान साफ मना कर देता है और कहता है कि ये सिर्फ एक मदद थी, कोई बिजनेस डील नहीं। इसके बाद दोसान जी प्योंग से कहता है कि वो उसे जो भी सलाह देगा वो बिना कोई सवाल किए उसे मानेगा। वो ठान लेता है कि अब वो किसी के नाम का सहारा नहीं लेगा, बल्कि अपनी खुद की मेहनत से दलमी का दिल जीत कर दिखाएगा। और आखिरकार वो बड़ा दिन आ ही जाता है। दलमी अपनी बहन की तरफ देखती है, जिसकी नजरें दोसान को स्टेज के नीचे देखकर वो शर्म के मारे पानी पानी हो गया और उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो ऊपर देख सके। दलमी उसे ढूंढते हुए स्टेज से नीचे आई और कहने लगी कि तुम्हारा ऑफिस तो बहुत शानदार था और तुम्हारे पास तो इन्वेस्टर्स का भी बहुत सारा पैसा था, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दोसान इतनी बुरी तरह घबरा गया था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। तभी इंजे ने तुरंत अपना फोन निकाला और दोसान के एम्प्लॉय कार्ड पर बने क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया, जिससे उसे पता चल गया कि दोसान को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिला है, बल्कि उसने तो सिर्फ कोडा कंपटीशन में पहला मुकाम हासिल किया है। ये देखते ही इंजे के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ गई। दोसान इतना नर्वस हो गया था कि उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। काफी देर तक खुद को संभालने के बाद आखिरकार उसके मुंह से कुछ शब्द निकले। उसने सबसे पहले दलमी से झूठ बोलने और उसका भरोसा तोड़ने के लिए माफी मांगी। दरअसल वो सब सैंडबॉक्स वेंचर कैपिटल कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे, जहां पहला पड़ाव सीईओ सिलेक्शन चैलेंज था। जो भी इस टेस्ट को पास करता वही सीईओ बनने के काबिल होता और उसे ही अगले राउंड के लिए अपनी टीम चुनने का हक मिलता। दलमी और इंजे दोनों ने ही इस टेस्ट को पास कर लिया था और वो स्टेज पर अपनी सीईओ टी शर्ट लेने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जहां तक दोसान की टीम का सवाल था, वो इस टेस्ट में फेल हो चुके थे। अब अगर कोई सीईओ उन्हें अपनी टीम के लिए नहीं चुनता तो उन्हें इस कंपटीशन से बाहर होना पड़ता। इस मोड़ पर उनके पास बस एक ही रास्ता था कि वो दलमी को अपनी टीम का सीईओ बनने के लिए मनाएं और एक नया स्टार्टअप शुरू करें ताकि वो इस रेस में बने रह सकें। लेकिन तभी दलमी को टक्कर देने के लिए इंजे ने भी उनके सामने एक ऐसा ही ऑफर रख दिया। इंजे दोसान की टीम केओ अपने डेवलपर स्टाफ के तौर पर जोड़ना चाहती थी। अब एक तरफ एक बिल्कुल नई नवेली सीईओ थी और दूसरी तरफ एक तजुर्बेकार और बेहद कामयाब सीईओ। भला वो किसे चुनते? टीम के बाकी लड़कों ने तुरंत दोसान को एक तरफ खींचा और उसे समझाया कि वो प्यार के चक्कर में आकर अपना नुकसान न करे, क्योंकि एक नौसिखिए और एक प्रोफेशनल खिलाड़ी में जमीन आसमान का फर्क होता है। इस पर दोसान ने अपनी टीम से कहा कि एक हमें अपने साथ मिलाना चाहती है और दूसरी हमें इनवाइट कर रही है। हमें एक साथी की जरूरत है, किसी बॉस की नहीं, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। दोसान अपनी टीम को मनाने में कामयाब रहा। तभी इंजे ने दलमी से कहा कि दोसान तो तुम्हारे सामने बस काबिल होने का नाटक कर रहा था, क्या तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आ रहा? इस पर डालमी ने कहा कि उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं है,
क्योंकि वो खुद भी किसी के सामने ऐसे ही काबिल होने का दिखावा करना चाहती थी। इस बातचीत के बाद दोसान सीधा डालमी के पास गया और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। उसने डालमी से पूछा कि क्या वो उनकी सैमसंग टेक्नोलॉजी की डायरेक्टर बनना मंजूर करेगी। डालमी ने भी बिना वक्त गंवाए तुरंत हाँ कर दी। अब बारी थी कंपटीशन के दूसरे पड़ाव की, जहां उन्हें बस एक दमदार बिजनेस प्लान तैयार करना था और 3 मिनट के अंदर इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करना था। काफी सोच विचार के बाद दलमी की टीम ने एक टॉपिक फाइनल किया, जहां वो लर्निंग मेथड के जरिए नोट्स की असली पहचान का पता लगाने वाले थे। लेकिन उनके इस शानदार आइडिया को उस पिंक बालों वाली लड़की ने चुपके से सुन लिया। वो लड़की असल में इंजे की टीम की टेक्नीशियन थी। उसने तुरंत इंजे को सलाह दी कि उन्हें भी इसी टॉपिक पर काम करना चाहिए। इंजे की टीम के सारे टेक्नीशियंस MIT से पढ़े हुए थे और उनके पास पहले भी कई बार इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का तजुर्बा था। इसलिए उन्होंने देखते ही देखते एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ दोसान की टीम की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उनका प्लान फेल होता रहा। आखिर में थक हार कर उनके पास अपने पूरे फ्रेमवर्क को दोबारा लिखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उन्हें सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना था। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और अगर वो इस बार भी नाकाम हो जाते तो उनका ये चैलेंज हमेशा के लिए खत्म हो जाता। उन्हें कंपटीशन से बाहर होना पड़ता और दलमी को अपनी बहन के सामने अपनी हार माननी पड़ती। तभी बाथरूम में दोनों बहनें एक बार फिर आमने सामने आ गईं और उनके बीच बहस छिड़ गई। इंजे ने ताना मारते हुए कहा कि दलमी के प्रोग्रामर्स किसी काम के नहीं हैं और दलमी हमेशा की तरह इस बार भी गलत फैसला ही ले रही है। ये सुनकर दलमी भड़क गई और उसने इंजे को अपना मुंह बंद रखने को कहा। उसने साफ लफ्जों में कहा कि अभी से किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जीत किसकी होगी और हार किसकी ये अभी तय नहीं हुआ है। भले ही उसने इंजे के सामने हिम्मत दिखाई थी, लेकिन अंदर से वो बेहद परेशान थी। तभी दोसान को देखते ही वो भागती हुई उसके पास गई। उसने घबराते हुए पूछा कि रिजल्ट्स का क्या हुआ। जब उसे पता चला कि फाइनल रिजल्ट आ चुका है और उनकी एक्यूरेसी रेट 99.8% से भी ज्यादा है, तब जाकर उसकी जान में जान आई। उसने इस मोड़ तक आने के लिए बहुत सारे दुख झेले थे। अब उनके सामने आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती थी उनका प्रेजेंटेशन। वो कामयाब होंगे या नहीं, इसका फैसला बस इसी आखिरी मौके पर टिका था। लेकिन ठीक इसी वक्त टीम के बाकी साथियों के बीच एक बात को लेकर अनबन हो गई। वो इस बात के सख्त खिलाफ थे कि दलमी प्रेजेंटेशन दे, क्योंकि दलमी के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी पेचीदा तकनीक को ठीक से नहीं समझा पाएगी। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि दोसान को खुद स्टेज पर जाना चाहिए, लेकिन दोसान ने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसका मानना था कि प्रेजेंटेशन तो डालमी ही देगी। सब लोग अभी भी इसी बात पर बहस कर रहे थे कि प्रेजेंटेशन कौन देगा। तभी अचानक जीपयोंग वहां आ गया। उसने बिना किसी झिझक के कहा कि दलमी ही प्रेजेंटेशन देगी। उसने सबको समझाया कि जीत की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर वे बिना तैयारी के किसी और को भेजेंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पिछले 2 सालों में जो काम नहीं हो पाया वो आज अचानक कैसे हो सकता है। फिर भी जब दोनों अपनी बात पर अड़े रहे तो जीपयोंग ने कहा कि अगर दलमी का प्रेजेंटेशन फेल हो गया तो वह अपने पैसों से खुद उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। उसकी बात सुनकर आखिर सब लोग मान गए। इसके बाद जीपयोंग दलमी के पास गया और उसके प्रेजेंटेशन की पूरी तैयारी करवाने लगा। उसने ड्राफ्ट में कई जरूरी बदलाव किए और कुछ अहम बातें भी समझाई जिनका स्टेज पर ध्यान रखना था। जब दलमी ने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया तो उसने सबको अपनी बातों से इम्प्रेस कर दिया। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया और जजों ने भी उसकी जमकर तारीफ की। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनकी टीम का सैंडबॉक्स स्टार्टअप प्रोग्राम में सिलेक्शन लगभग तय है। अब बारी थी इंजे की। उसका टॉपिक भी बिल्कुल वही था जो दलमी की टीम का था, लेकिन उसका तरीका पूरी तरह अलग था। दलमी का सिस्टम जहां नोट्स की असली पहचान का पता लगाता था, वहीं इंजे का सिस्टम उन नोट्स के आधार पर नए फॉन्ट तैयार करता था। ये देखते ही जजेस ने तुरंत दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला रख दिया। उन्होंने कहा कि दलमी के सिस्टम से इंजे के बनाए फॉन्ट्स की जांच की जाए ताकि पता चल सके कि वो उसे पहचान पाता है या नहीं। ये मुकाबला अब सीधे तौर पर दो बहनों की जंग बन चुका था। पूरे हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। कुछ देर की प्रोसेसिंग के बाद दलमी का सिस्टम उन नए बने फॉन्ट्स को पहचान नहीं पाया। वो ये मुकाबला बुरी तरह हार चुके थे। दोसान ने मायूसी से अपना सिर झुका लिया और उसके हाथ में जो पेन था वो गुस्से और लाचारी में बीच से टूट गया। दलमी ने अपनी बड़ी बहन की तरफ देखा और दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। अब ऐसा लगने लगा था कि इस कंपटीशन में उन्हें अपनी हार माननी ही पड़ेगी। उनकी टीम की वो लड़की भी अपना सामान पैक करके वहां से जाने की तैयारी करने लगी थी। दलमी इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वो लॉबी के सोफे पर ही सो गई। जीपयोंग ने जब उसे इस हाल में देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया और उसके पास आकर बैठ गया। दलमी को इतनी गहरी नींद में सोते देख उसे बचपन के वो सारे दिन याद आने लगे, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा दलमी सोकर उठ चुकी थी। वो बिना हिले डुले बस एकटक जीपयोंग को ही देखे जा रही
रही थी। जी प्योंग थोड़ा अजीब महसूस करने लगा, इसलिए उसने एक बहाना बनाया और तुरंत वहां से जाने लगा। दलमी भी फौरन उसके पीछे पीछे भागी। वो आज उससे हर एक बात का साफ साफ जवाब चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि जी प्योंग ने झूठ बोलकर भी उनकी इतनी मदद क्यों की। अभी जी प्योंग उसे जवाब देने ही वाला था कि तभी दोसान भागता हुआ वहां आया। उसने हाँफते हुए खुशखबरी दी कि उनका सैंडबॉक्स में सिलेक्शन हो गया है। जी हाँ, सैम टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम लिस्ट में आ चुका था। दलमी इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि वो सीधे भागकर दोसान के गले लग गई और इस खुशी में वो जी प्योंग की मौजूदगी को बिल्कुल भूल ही गई। ये देखकर जी प्योंग का दिल टूट गया और वो बेहद मायूस हो गया। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से मुड़ा और अकेला ही निकल गया। तभी अचानक दलमी को जी प्योंग का ख्याल आया। उसने दोसान का साथ छोड़ा और जी प्योंग को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगी ताकि वो अपने सारे सवालों के जवाब पा सके। लेकिन दोसान ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा कि मैंने ही जी प्योंग से हमारी मदद करने की भीख मांगी थी, क्योंकि मैं और जी प्योंग सगे भाइयों की तरह बेहद करीब हैं। इसके बाद दोसान सीधा जी प्योंग के पास गया और उससे कहा कि मैंने तुम्हारी तरफ से दलमी से बात कर ली है। दोसान ने उसे बताया कि मैंने दलमी से झूठ कह दिया है कि तुम्हारे और मेरे बीच बहुत गहरी दोस्ती है और इसी वजह से तुम इस कंपटीशन में हमारी इतनी मदद कर रहे थे। जी प्योंग ने जब ये बात सुनी तो वो अंदर से पूरी तरह टूट गया और उसे बहुत ज्यादा निराशा हुई। खैर, सैंडबॉक्स में एंट्री मिलने के पहले ही दिन उनकी टीम के बीच जबरदस्त लड़ाई हो गई। जी प्योंग जो उनका एडवाइजर था, ये सब देखकर बेहद परेशान हो गया, इसलिए वो अपनी सीट से उठा और गुस्से में बाहर चला गया। दलमी तुरंत उसके पीछे पीछे भागी। वो जी प्योंग को पूरी बात समझाना चाहती थी, लेकिन जी प्योंग ने सीधे तौर पर उसे टोकते हुए कहा कि तुम लोगों को अभी बिजनेस सब्सिडी के तौर पर सिर्फ $100 मिलियन मिले हैं और तुम लोग अभी से इस तरह आपस में लड़ रहे हो। अगर तुम अपनी कंपनी को अरबों डॉलर तक ले जाना चाहती हो तो तुम्हारा ये सपना सिर्फ एक ख्याली पुलाव ही बनकर रह जाएगा। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी और गंभीर समस्या ये है कि तुम शेयर्स के इस मामूली से झगड़े को भी नहीं सुलझा पा रही हो। इस कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम खुद हो। एक तरफ चुलसान और योंगसान को गुस्से में वहां से जाते हुए देखकर और दूसरी तरफ इंजे के इस ताने और मजाक को सहते हुए दलमी खुद को बहुत हारा हुआ महसूस कर रही थी। उसे आज सुबह की ही एक बात याद आने लगी, जहां उसने देखा था कि एक कंपनी सिर्फ शेयर्स के इसी आपसी विवाद की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गई और उनकी 20 साल पुरानी दोस्ती का भी हमेशा के लिए दी एंड हो गया। उस वक्त दलमी ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। उसे लगा था कि उन लोगों की दोस्ती बहुत कमजोर थी और उसकी अपनी कंपनी के साथ ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उसकी टीम के सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत वफादार और एकजुट हैं। उसने सबके शेयर्स को बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया था। इस बात से टीम का हर एक मेंबर बहुत खुश था और दलमी को अपनी इस तरकीब पर बहुत घमंड था। लेकिन उसे क्या पता था कि जी प्योंग उसे हकीकत का इतना बड़ा झटका देगा। जी प्योंग ने उसे साफ चेतावनी देते हुए कहा कि शेयर होल्डर्स की ये जो लिस्ट है, ये किसी काम की नहीं है। वो इस बात की पूरी गारंटी लेता है कि इस लिस्ट को देखने के बाद दुनिया का कोई भी समझदार इन्वेस्टर तुम्हारी कंपनी में एक चवन्नी भी लगाने को तैयार नहीं होगा। ऐसा करने वाला तुम्हें पूरी दुनिया में एक भी इंसान नहीं मिलेगा। शेयर्स का इस तरह बराबर बराबर बांटना आगे चलकर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बन जाएगा, क्योंकि अगर कल को किसी एक मेंबर ने भी किसी फैसले पर असहमति जता दी तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगी। जी प्योंग की ये कड़वी बात सुनकर सबके होश उड़ गए। इस पर दोसान ने बीच में टोकते हुए कहा कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। उन सबकी दोस्ती हमेशा अटूट रहेगी और वक्त के साथ कभी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर सिर्फ बातों से ही दुनिया चलती तो आज के दौर में किसी का डिवोर्स ही नहीं होता। अगर शादीशुदा लोग अलग होते हैं तो रिश्ता टूटने के साथ ही सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है, मगर बिजनेस में ऐसा नहीं होता। अगर कंपनी के लोग एक दूसरे से मुंह मोड़ लें तो सारा नुकसान उस इन्वेस्टर के पैसे का होता है जिसने कंपनी पर भरोसा किया था, और कोई भी इन्वेस्टर इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं उठाएगा। इसलिए तुम लोगों को हर हाल में अपने सारे शेयर्स किसी एक सबसे खास इंसान के हाथ में सौंपने होंगे, और वो भी कम से कम 60% शेयर्स। इसके बाद दलमी मायूस होकर अपने ऑफिस लौट आई। दूसरी तरफ दोसान भी अकेले बैठा हुआ शेयर होल्डर्स की उस लिस्ट को बिना पलक झपकाए निहार रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बाकी कंपनियों की तरह उसकी अपनी कंपनी को भी पहले ही दिन इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वो दोनों अंदर से बहुत टूट चुके थे। रात को घर लौटते वक्त दोसान ने दलमी को संभालते हुए कहा कि उसे इस बात की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो खुद अपनी टीम के लड़कों को समझाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, और उसने पक्के तौर पर यह फैसला कर लिया है कि दलमी ही उनकी कंपनी की असली रिप्रेजेंटेटिव बनी रहेगी। उसने साफ कहा कि वो अपने इस फैसले पर कभी अफसोस नहीं करेगा, और उसने दलमी को खुद पर भरोसा रखने का हौसला दिया। दलमी भी ये बात अच्छे से जानती थी कि एक लीडर के तौर पर अभी उसमें बहुत सी कमियां हैं, इसलिए उसने तुरंत एक सीईओ की जिम्मेदारियों और बिजनेस की बारीकियों को सीखना शुरू कर दिया। पढ़ाई करते हुए उसे जहां भी कोई डाउट होता वो बिना सोचे समझे सीधे जी प्योंग को मैसेज छोड़ देती।
वो सीखने में इतनी ज्यादा खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई। सुबह जब जीपियोंग की आंख खुली तो फोन स्क्रीन देखते ही उसके होश उड़ गए। सिर्फ एक रात के अंदर दलमी ने उसे पूरे 416 मैसेजेस भेजे थे। जीपियोंग ने दलमी को समझाते हुए कहा कि इस पूरी दुनिया में कोई भी सीईओ परफेक्ट नहीं होता। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हें सही वक्त पर सही फैसला लेना आना चाहिए। तुम चाहे जो भी रास्ता चुनो, लोग तुम पर उंगलियां उठाएंगे ही, लेकिन अगर तुम सिर्फ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे कोई फैसला ही नहीं ले पाओगी तो तुम एक बुरी तरह फेल रिप्रेजेंटेटिव साबित होगी। एक अच्छा इंसान बनना या फिर एक कामयाब सीईओ बनना, तुम इन दोनों में से सिर्फ एक ही चीज को चुन सकती हो। तुम दोनों चीजें एक साथ कभी हासिल नहीं कर पाओगी। एक लंबी और खामोश रात गुजारने के बाद चुलसान और योंगसान का गुस्सा भी अब शांत हो चुका था और उन्होंने ठंडे दिमाग से सारी बात समझ ली थी। भले ही इस बार का ये बड़ा संकट टल गया था और टीम के बाकी लोग सारे शेयर्स दलमी के नाम करने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन डालमी ने यहाँ एक बड़ा दांव खेलते हुए अपने हिस्से के सारे शेयर्स दो सान के नाम करने का फैसला किया ताकि इसके बाद वो और दो सान हमेशा एक ही तरफ खड़े रहें। हालांकि जीपियोंग के मुताबिक ये कोई बहुत परफेक्ट प्लान नहीं था, फिर भी ये जीपियोंग को समझाने में काफी हद तक कामयाब रहा। $100 मिलियन का वो फंड जल्द ही उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला था, लेकिन इस पूरे ड्रामे और हादसे से गुजरने के बाद दो सान ने जीपियोंग से साफ कह दिया कि उसने आज दलमी के सामने सच उगलने का पूरा मन बना लिया है। उसे सबसे पहले अपने बीच छिपे इस बारूद के ढेर को खत्म करना होगा। ये सुनते ही जीपियोंग ने उसे रोकते हुए कहा कि अभी मुंह मत खोलना। अगर तुमने आज उसे सारा सच बता दिया तो दलमी के साथ तुम्हारा रिश्ता और तुम्हारी सैम टेक्नोलॉजी सब एक झटके में खत्म हो जाएगा। लेकिन दो सान ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ आज दलमी ने दो सान को अपने घर आने का न्योता दिया था, लेकिन जैसे ही दो सान ने घर में कदम रखा, दादी और दो सान दोनों एक दूसरे को देखकर बुरी तरह चौंक गए। दरअसल वो दोनों आज दिन में ही एक अस्पताल में मिले थे। दादी की आंखों की रोशनी दिन ब दिन कम होती जा रही थी और बहुत जल्द ऐसा वक्त आने वाला था जब दादी को दिखना पूरी तरह बंद हो जाता। जैसे ही दो सान इस बारे में कुछ बोलने ही वाला था, दादी ने तुरंत इशारों में उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। इसके बाद दादी ने दलमी को दुकान से सोया सॉस लाने के बहाने बाहर भेज दिया ताकि वो दोनों अकेले में बात कर सकें। दादी ने दो सान से हाथ जोड़कर कहा कि वो दलमी को उनकी इस बीमारी के बारे में गलती से भी न बताए, क्योंकि अगर दलमी को ये बात पता चली तो वो फूट फूट कर रोने लगेगी। दादी तो बस दलमी को हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहती थी। जब दलमी मुस्कुराती है तो उसकी आंखें सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। दादी ने भावुक होते हुए कहा कि अगर मैं उसे थोड़ा और हंसते हुए देख लूं तो दोनों आंखों से अंधी होने के बावजूद मुझे अपनी जिंदगी से कोई मलाल नहीं रहेगा। दो सान जो आज दलमी के सामने अपनी झूठी पहचान का सारा सच कबूल करने आया था, अब इस मोड़ पर आकर पूरी तरह असहाय हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शुरुआत कहां से करे। दूसरी तरफ जीपियोंग को बार बार दो सान की वो बात याद आ रही थी कि वो दलमी को सब सच बताने जा रहा है और उसे सिर्फ तमाशा देखने को कह रहा था। जीपियोंग गुस्से से पागल हो रहा था। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी गाड़ी मोड़ी और सीधे दलमी के घर की तरफ निकल पड़ा। इत्तेफाक से जैसे ही वो पहुंचा, उसकी मुलाकात सोया सॉस खरीदकर लौट रही दलमी से हो गई। जीपियोंग को अचानक अपने घर के बाहर देखकर दलमी की हैरानी का ठिकाना न रहा, लेकिन दलमी की बातों और उसके बर्ताव को देखकर जीपियोंग तुरंत समझ गया कि दो सान ने अभी तक उसे कोई सच नहीं बताया है। इसलिए मजबूरन उसे एक बार फिर दो सान का करीबी दोस्त बनने का नाटक जारी रखना पड़ा और दादी को न पहचानने का झूठा दिखावा करना पड़ा। दादी को सिर झुकाकर नमस्ते करने के बाद उसने बात संभालते हुए कहा कि उसे दो सान से एक बेहद जरूरी काम के सिलसिले में बात करनी है। ये सुनते ही दो सान थोड़ा डर गया। वो तुरंत दादी के पीछे छुप गया और जल्दी जल्दी कहने लगा कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, इसलिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जीपियोंग के पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो मुड़कर जाने ही वाला था कि दलमी ने उसे पूरे परिवार के साथ रात का खाना खाने के लिए रोक लिया। डिनर के बाद दलमी उन दोनों को बाहर छोड़ने आई। जीपियोंग ने दलमी को बताया कि उसने उसके सभी 416 सवालों के जवाब दे दिए हैं और ईमेल के जरिए भेज दिए हैं। जीपियोंग ने उसे अपना ईमेल चेक करने की याद दिलाई। जब उसने दलमी की आंखों में अपने लिए तारीफ और इज्जत देखी तो जीपियोंग ने दो सान की तरफ एक चुनौती भरी नजर से देखा। तभी उसने दलमी के बालों में कुछ फंसा हुआ देखा। जीपियोंग आगे बढ़कर उसे हटाने ही वाला था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसका ये हक नहीं बनता, इसलिए उसने बेबस होकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। दो सान भी कहां पीछे हटने वाला था। वो तुरंत दलमी के पास गया और उसे याद दिलाया कि वही 71% शेयर्स की मालिक और असली सीईओ है। उसने दलमी को भरोसा दिलाया कि वो पूरी तरह उसके साथ है, इसलिए वो बिल्कुल परेशान न हो। इतना कहकर उसने आगे बढ़कर दलमी के बालों में अटका वो धागा अपने हाथों से निकाल दिया। दो सान और दलमी के बीच की इस नजदीकी को देखकर जीपियोंग को अंदर ही अंदर बहुत अजीब और बुरा महसूस हो रहा था। गाड़ी में बैठते ही जीपियोंग ने दो सान का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम तो उन खतों का सारा सच बताने वाले थे, फिर अचानक तुम्हारी हिम्मत कहां चली गई? दो सान शर्मिंदा हो गया। वो गाड़ी से उतरकर बस से घर जाना चाहता था, लेकिन जीपियोंग ने कहा मैं तुम्हें घर छोड़ने आया हूँ। तभी दो सान ने अचानक कह दिया कि उसके दिल में दलमी के लिए फीलिंग्स हैं। ये सुनते ही जीपियोंग ने झटके से गाड़ी रोक दी। अगले दिन कंपनी
कंपनी ने आंखों से जुड़ा एक खास प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया। टीम के सभी लोगों को लगा कि ये आइडिया बहुत शानदार है, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि जी प्योंग इसका विरोध कर देगा। उसने साफ साफ कह दिया कि इस प्रोजेक्ट का कोई फायदा नहीं है, ये प्रोजेक्ट दृष्टिहीन लोगों के लिए है, इसलिए विज्ञापनों से पैसा कमाना नामुमकिन होगा और ऊपर से इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। जितने ज्यादा यूजर्स होंगे लागत उतनी ही बढ़ती जाएगी। भला कोई भी इन्वेस्टर ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा क्यों लगाएगा? दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाने के चक्कर में वो खुद भारी नुकसान में चले जाएंगे, इसलिए उन्हें इस पर दोबारा सोचना चाहिए। लेकिन दलमी अपनी बात पर अड़ी रही, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसके दिल के बहुत करीब और बेहद जरूरी था। दलमी ने जी प्योंग से मिन्नत की कि वो इस पैसों की किल्लत के बारे में दोसान को कुछ न बताए, ताकि वो बिना किसी तनाव के रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान दे सके। पैसों का इंतजाम करने का रास्ता वो खुद निकालेगी। आखिरकार उन्होंने मॉर्निंग ग्रुप का एक प्रोजेक्ट स्वीकार करने का फैसला किया। अगर वो सिर्फ कोई सॉल्यूशन देते तो उन्हें $50 मिलियन मिलते, अगर वो इसे बनाकर देते तो $300 मिलियन मिलते, और अगर वो इसे चलाने और संभालने में भी मदद करते तो उन्हें और भी ज्यादा फायदा होता। उन्हें $1 बिलियन से भी ज्यादा का फायदा हो सकता था। अगर ये प्रोजेक्ट उनके हाथ लग जाता तो कंपनी के डूबने का खतरा हमेशा के लिए टल जाता, और साथ ही उनके ड्रीम आई प्रोजेक्ट के लिए जरूरी पैसों का इंतजाम भी हो जाता। लेकिन दोसान दलमी को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद था, क्योंकि मॉर्निंग ग्रुप का चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि दलमी की बड़ी बहन का सौतेला बाप और उसकी माँ का मौजूदा पति था। दलमी उस इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सर जुटाने की खातिर वो यह खतरा उठाने के लिए तैयार थी। अगर ये काम बन जाता तो उसकी सारी मेहनत वसूल हो जाती, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये कंपनी उनसे 1 लाख तस्वीरों का डेटा कलेक्ट करने का काम करवाने वाली थी। एक बार सारा डेटा जमा हो जाने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का असली काम उनकी अपनी इन हाउस डेवलपमेंट टीम करने वाली थी। क्या ये दोसान जैसे काबिल डेवलपर्स की काबिलियत का सरेआम मजाक उड़ाना नहीं था? दोसान गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचने लगा। उसने रिप्रेजेंटेटिव से साफ कहा कि डेटा कलेक्ट करने के लिए उन्हें किसी पार्ट टाइमर को रख लेना चाहिए, लेकिन उस आदमी ने अकड़ दिखाते हुए कहा कि 1 लाख तस्वीरें खिंचवाने के लिए पार्ट टाइमर रखना बहुत महंगा पड़ेगा और उन्हें ये समझ भी नहीं होगी कि तस्वीरें किस चीज की लेनी है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स यानी दोसान की टीम ही ये छोटा मोटा काम निपटा दे। उस आदमी ने आगे तंज कसते हुए कहा कि दोसान की कंपनी की वेबसाइट पर तो दिखाने के लिए कुछ है भी नहीं, इसलिए उन्हें अपने होम पेज पर मॉर्निंग ग्रुप का लोगो लगा लेना चाहिए और खुद को उनकी पार्टनर कंपनी बताकर मार्केटिंग करनी चाहिए। उसने दावा किया कि सिर्फ इस नाम का इस्तेमाल करना ही $50 मिलियन से ज्यादा की वैल्यू रखता है। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब चेयरमैन दोजुंग ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने नीचा दिखाते हुए कहा कि उसने यह प्रोजेक्ट सिर्फ दलमी की मां की वजह से दिया है। उसने जहर उगलते हुए कहा कि अगर दलमी अपनी बहन की तरह अपनी मां के साथ चली जाती तो आज वो उसकी बेटी होती और अपने उस गरीब बाप के साथ रहकर उसे इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते। चेयरमैन के मुंह से अपने मरे हुए बाप के लिए ऐसे कड़वे बोल सुनते ही दोसान का सब्र का बांध टूट गया। उसने बिना एक पल गंवाए आगे बढ़कर सीधे मेज पर रखा दोजुंग के नाम का नेम प्लेट उठाकर चूर चूर कर दिया। उसने गुस्से से लाल होकर दलमी से कहा कि वो अब यह प्रोजेक्ट किसी कीमत पर नहीं करेगा। इतना कहकर वो बिना पीछे मुड़े वहां से सीधा बाहर निकल गया। दलमी भी बदहवास हालत में उसके पीछे भागी, जबकि चेयरमैन दोजुंग अपनी जगह सन्न खड़ा रह गया। दलमी दौड़ते हुए दोसान के पीछे पीछे छत पर पहुंच गई। दोसान किसी भी हाल में दलमी की बेइज्जती होते नहीं देख सकता था, इसलिए उसने दलमी के आगे हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाकर यह प्रोजेक्ट छोड़ने की भीख मांगी। जब जी प्योंग ने देखा कि दलमी अपने फैसले पर अड़ी हुई है तो उसने भी उसे और रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय जी प्योंग उसके लिए ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों की लिस्ट ले आया जिनके पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स का भारी बजट था। ये वो कंपनियां थीं जो दिव्यांगों की मदद करने में दिलचस्पी रखती थीं या अपनी मार्केट इमेज सुधारना चाहती थीं। ये सभी कंपनियां आई प्रोजेक्ट जैसे नेक काम में पैसा लगाने के लिए तैयार दिख रही थीं। दलमी उस लिस्ट की एक एक कंपनी के दरवाजे पर गई, लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिला, घर जाओ और सही वक्त का इंतजार करो। वहीं बाकी कंपनियों का कहना था कि इस साल का उनका बजट पहले ही खत्म हो चुका है। दलमी इन्वेस्टर्स से मिलने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, यहाँ तक कि वो उनसे मिलने के लिए शहर से बहुत दूर दराज के इलाकों में भी गई, लेकिन नतीजा फिर भी वही सिफर रहा। उसने अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, फिर भी कोई इन्वेस्टर उसकी कंपनी में पैसा लगाने को तैयार नहीं हुआ। दूसरी तरफ दोसान और उसकी टीम दिन रात एक करके मेहनत में जुटी हुई थी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और आई प्रोजेक्ट का टेस्ट पूरा हो गया, जो अब बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च होने वाला था। टीम का हर एक मेंबर बेहद एक्साइटेड था और इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन दलमी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, क्योंकि सिर्फ वही जानती थी कि अगर 1000 यूजर्स भी इसे इस्तेमाल करते हैं तो साल का खर्च लगभग $30 मिलियन आएगा। इस हिसाब से 10,000 यूजर्स का खर्च सीधे $300 मिलियन पहुंच जाता, और अभी तक उन्हें एक पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं मिली थी। दलमी समझ ही नहीं पा रही थी कि इस मुश्किल से कैसे निकले। जब ऐप लॉन्च हुआ तो शुरुआत में आई प्रोजेक्ट के बहुत कम डाउनलोड्स हुए, जिसे देखकर बाकी सब तो बहुत मायूस हो गए, लेकिन दलमी मन ही मन बहुत खुश हुई। उसने राहत की सांस ली और खुशी खुशी सबको
बियर पार्टी के लिए ले गई। पार्टी में वो इतनी ज्यादा पी गई कि उसे होश ही नहीं रहा, लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत बहुत जल्द उसे एक जोरदार थप्पड़ मारने वाली है। अगली ही सुबह उस आई प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए एक मशहूर बेसबॉल स्टार ने एक बड़े टीवी शो में आकर इस ऐप की जमकर तारीफ कर दी। उसने नेशनल टीवी पर कहा कि दृष्टिहीन लोगों के लिए ये ऐप किसी वरदान से कम नहीं है। जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए जी प्योंग ने जैसे ही टीवी पर यह खबर देखी, उसके होश उड़ गए और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। देखते ही देखते आई प्रोजेक्ट के डाउनलोड्स का आंकड़ा आंधी की तरह बढ़ने लगा और पलक झपकते ही 30,000 डाउनलोड्स हो गए। पूरी टीम खुशी से झूम उठी, लेकिन दलमी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो सिर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि हर दिन 30,000 यूजर्स का मतलब था साल का अरबों डॉलर का खर्चा। अब इतना पैसा वो कहां से लाते? जहां पूरी टीम खुशी में झूमती हुई केटीवी में जश्न मना रही थी, वहीं दलमी कोने में उदास बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। दलमी ने अपनी जेब से इन्वेस्टर्स की वो लिस्ट निकाली। अब उस लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम बचा था, मॉर्निंग ग्रुप। लेकिन वो किसी भी हाल में उस घमंडी चेयरमैन के सामने दोबारा हाथ नहीं फैलाना चाहती थी। वो भारी दिल से आई प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद करने की सोच ही रही थी कि तभी दोसान ने आकर उससे कहा कि इस ऐप को सबसे पहला रिव्यू देने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की दादी है। ये सुनते ही दलमी का दिल भर आया और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपनी दादी और बाकी दृष्टिहीन लोगों के लिए इस ऐप को हर हाल में बचाना ही था। दलमी घर तो लौटी और हमेशा की तरह हंसने बोलने का नाटक करना चाहा, लेकिन आखिरकार वो अपने आंसुओं को रोक न सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। अगले दिन दलमी ने इंजे के आगे हाथ जोड़कर मिन्नत की कि वो उसे दो झुंग से मिलाने ले चले। दलमी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर इंजे नहीं मानी तो वो अपनी बहन के पैरों में गिर जाएगी। जब वे दोनों दोझुंग के रेस्टिंग रूम में पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। वहाँ दोसान दोझुंग के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था, क्योंकि पिछली बार उसने दोझुंग का नेम प्लेट तोड़ दिया था। दोझुंग अब उस पर प्रॉपर्टी डैमेज का केस ठोकना चाहता था और धमकी दे रहा था कि अगर उन्होंने समझौता नहीं किया तो वो दोसान का करियर और भविष्य एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाकर बर्बाद कर देगा। दोसान नहीं चाहता था कि दलमी उसकी वजह से किसी परेशानी में पड़े, इसलिए वो अकेले ही चेयरमैन दोजुंग से माफी मांगने चला आया था। दोजुंग ने दलमी की तरफ देखा और अकड़कर पूछा कि वो यहाँ किस सिलसिले में आई है। दलमी ने कहा कि वो उनकी कंपनी के कम्युनिटी फंड का बजट हासिल करना चाहती है। इस पर दोजुंग ने शर्त रखी कि अगर वे दोनों उसके सामने घुटने टेक कर भीख मांगे तो वो इस पर सोच सकता है। उसने कहा कि वो बस उन दोनों को सबक सिखाना चाहता है ताकि आगे से वे ऐसी हिमाकत न करें। उसने शेखी बघारते हुए कहा कि इस जिंदगी में कोई कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन तभी दलमी ने बिल्कुल वही जुमला दोहराते हुए उसे करारा जवाब दिया। इतना बोलते ही दलमी ने अपना फोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग चालू कर दी। असल में पिछली बार जब वे दोजुंग से मिलने गए थे, तब जी प्योंग ने दलमी को मैसेज करके किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए बातचीत रिकॉर्ड करने की सलाह दी थी। उस वक्त दलमी ने चुपके से अपना फोन ऑन करके चेयरमैन की पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो रिकॉर्डिंग आज इतनी सही जगह काम आएगी। रिकॉर्डिंग में अपनी ही गंदी आवाज और धमकी सुनते ही दोजुंग की बोलती बंद हो गई और वो सन्न रह गया। दलमी ने उसे याद दिलाया कि बाहर मीडिया के काफी रिपोर्टर्स मौजूद हैं। अगर यह ऑडियो बाहर गया तो बाजार में उसकी थू थू हो जाएगी। चेयरमैन दोजुंग दुनिया की नजर में युवाओं के सपनों को बढ़ावा देने वाला मसीहा बनता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी घटिया सोच बिल्कुल अलग थी। यह खबर मिनटों में नेशनल न्यूज और हॉट सर्च बन सकती थी। दलमी ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए उस पर दबाव बनाया और मॉर्निंग ग्रुप के कम्युनिटी फंड से अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की मांग रखी। साथ ही दोसान के खिलाफ केस वापस लेने की शर्त भी रखी। दोजुंग गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने एक ही सांस में पानी की पूरी बोतल गटक ली। इंजे भी दलमी के इस मास्टर स्ट्रोक को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। दोजुंग के पास अब घुटने टेकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने भारी दिल से ऐलान कर दिया कि इस साल मॉर्निंग ग्रुप का कम्युनिटी फंड सैमसंग टेक के आई प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करेगा। दूसरी तरफ जी प्योंग ने अचानक दोसान की गाड़ी के आगे अपनी कार रोक दी और उसे दलमी का वो हेयर टाई दिया जो वो भूल गई थी। जी प्योंग ने दोसान की आंखों में आंखें डालकर कहा कि उसे यह कार धोते वक्त मिली थी। दोसान ने तुरंत शक से पूछा कि क्या दलमी उसकी गाड़ी में बैठी थी, लेकिन जी प्योंग ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी का दरवाजा बंद किया और चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान लिए वहाँ से निकल गया। दोसान उलझन में अपना सिर खुजलाता रह गया और गुस्से में पास ही खड़ी एक साइकिल पर लात दे मारी। रियर व्यू मिरर में दोसान का यह हाल देखकर जी प्योंग मन ही मन अपनी जीत का जश्न मनाने लगा। लेकिन ठहरिए, यह सब जी प्योंग की अपनी ख्याली दुनिया थी। जब वह होश में आया तब उसने गाड़ी रोकी और शांत होकर दोसान को दलमी की वो हेयर टाई थमा दी। लेकिन जैसा जी प्योंग ने सोचा था, दोसान ने वैसा कोई ड्रामा नहीं किया। जी प्योंग का दांव उल्टा पड़ गया और उसने निराश होकर स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारकर अपना गुस्सा निकाला। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका तीर निशाने पर लग चुका
था। जी प्योंग के जाते ही दोसान हाथ में उस हेयर टाई को टकटकी लगाए देखता रह गया। उसका दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। उसने तुरंत अपने दोस्तों को दारू पीने के लिए बुला लिया और पीते पीते इतना धुत हो गया कि बेहोश होने की नौबत आ गई। योंगसान और चुलसान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने सीधे दलमी को कहा कि आज रात दोसान को अपने यहाँ रख ले, क्योंकि अगर वह इस हालत में घर गया तो उसके पापा उसकी हड्डियां तोड़ देंगे, और अगर वह उन दोस्तों के घर रुकता तो उसके पापा ढूंढते हुए वहां भी पहुंच जाते। जब वे बस का इंतजार कर रहे थे तभी किस्मत से वहां जी प्योंग आ पहुंचा। जी प्योंग उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले आया और जाहिर है कि नशे में धुत दोसान को उठाकर कमरे तक पहुंचाने की मशक्कत भी उसी को करनी पड़ी। दोसान को ऊपर ले जाते जाते जी प्योंग का दम निकल गया और ऊपर से दोसान ने उसके कपड़ों पर उल्टी भी कर दी। अगली सुबह जब सब खाने की मेज पर जुटने ही वाले थे तभी दोसान कमरे से बाहर निकला। वह पूरी तरह भौचक्का था और पूछने लगा कि वह यहाँ कैसे पहुंचा और उसके दोस्त कहाँ हैं। जब उसे पूरी कहानी पता चली तो उसने शर्मिंदा होकर माफी मांगी, जिस पर दलमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं। दलमी ने फिर दोसान से पूछा कि क्या वह आज रात भी यहीं रुकना चाहेगा। यह सुनते ही जी प्योंग के कान खड़े हो गए और उसने भी झट से रात में रुकने की जिद पकड़ ली। इसी पल जी प्योंग को पहली बार दिल से एहसास हुआ कि वह दलमी को चाहने लगा है। अगली सुबह नाश्ते के वक्त सब यह देखकर हैरान रह गए कि दोसान बिना बताए ही चुपचाप निकल चुका था। तभी दलमी का फोन बजा। फोन दोसान का ही था। दोसान ने दलमी को एक डेट पर चलने के लिए कहा और साथ में उसकी दादी को भी ले जाने की बात कही। जी प्योंग यह सुनकर बुरी तरह टूट गया। वह बाहर जाकर दोसान के रास्ते में ढाल बनकर खड़ा हो गया, लेकिन दोसान ने चकमा देकर उसे किनारे किया और गाड़ी में जा बैठा। जी प्योंग अपनी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और दोसान बिना रुके हॉर्न बजाता रहा। दरअसल दोसान ने आई प्रोजेक्ट के फीडबैक सेक्शन में दलमी का वो कमेंट पढ़ लिया था। उसे पता चल चुका था कि दलमी की एक ही आखिरी ख्वाहिश है कि उसकी दादी की आंखों की रोशनी पूरी तरह जाने से पहले वो उन्हें कई खूबसूरत जगहों की सैर करा सके और दुनिया के हसीन नजारे दिखा सके। इसीलिए दोसान ने एक गाड़ी किराए पर ली ताकि वो उन दोनों को सुंदर समंदर की सैर पर ले जा सके। दलमी जी प्योंग की सुधारी हुई बिजनेस प्लान की फाइल पढ़ रही थी, तभी अचानक उसकी नजर उसकी लिखावट पर पड़ी। वो हैंडराइटिंग उसे बेहद जानी पहचानी लगी। दलमी ने बदहवास होकर 15 साल पुराने खत निकाले और मिलाया तो देखा कि दोनों की लिखावट हूबहू एक ही थी। फिर उसने वो लेक्चर ड्राफ्ट निकाला जो जी प्योंग ने उसके लिए एडिट किया था। उसकी लिखावट भी 15 साल पुराने उन खतों से बिल्कुल मेल खा रही थी। तभी उसे याद आया कि जी प्योंग और दोसान दोनों का जन्मदिन भी एक ही दिन आता है। अगले दिन दलमी दोसान से सच पूछना चाहती थी कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन ऐन वक्त पर उसकी हिम्मत नहीं हुई और उसने डर के मारे बात बदल दी। कंपनी में जब आई प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग चल रही थी तब दलमी की नजरें लगातार जी प्योंग की हैंडराइटिंग पर ही टिकी थीं। वो बार बार उसे ही घूरे जा रही थी। जी प्योंग को लगा कि शायद उसके चेहरे पर कुछ लगा है। दलमी को दोसान और जी प्योंग पर गहरा शक होते देख दादी की चिंता हद से ज्यादा बढ़ गई। तभी इत्तेफाका से जी प्योंग वहां आ पहुंचा। अचानक दादी को वो चिट्ठी याद आ गई जो दलमी ने दोसान को लिखी थी जब वो उससे अपना नकली बॉयफ्रेंड बनने की रिक्वेस्ट करना चाहती थी। वो खत आज भी उसी पुराने पक्षियों के पिंजरे में पड़ा था जहां वे बचपन में खतों का लेन देन किया करते थे। दादी ने मजबूरी में जी प्योंग से मिन्नत की कि वो जाकर वो खत निकाल लाए और दोसान को दे दे ताकि दलमी का शक दूर हो जाए और उन दोनों में से किसी को कोई दर्द न सहना पड़े। लेकिन इस बार जी प्योंग ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उसे एहसास हो चुका था कि वो दलमी से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा है। वो अब दलमी को सारा सच बताकर ये साबित करना चाहता था कि उसके सपनों का दोसान कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। दादी ने दुखी होकर उसे ऐसा करने से रोका क्योंकि अब दलमी और दोसान एक दूसरे से प्यार करते थे और हर मोड़ पर साथ खड़े थे। दादी ने उसे याद दिलाया कि जब उसने पूछा था तब जी प्योंग ने दलमी के लिए किसी भी फीलिंग्स से साफ इनकार कर दिया था और अब बहुत देर हो चुकी है। दादी ने कहा कि वो उनके बीच नहीं आ सकता तो जी प्योंग तड़पकर बोल पड़ा, आखिर क्यों नहीं? जो हक दोसान को मिला वो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? अपनी कार में लौटकर जी प्योंग का दिल भारी था, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगा। जी प्योंग ने तुरंत दादी को मैसेज भेजकर अपने गुस्से के लिए माफी मांगी। उसने दादी को भरोसा दिलाया कि वो अभी जाकर दलमी का लिखा वो खत निकाल लाएगा और दोसान को सौंप देगा। लेकिन पिंजरे से खत निकालने के बाद जी प्योंग खुद पर काबू न रख सका और उसने लिफाफा खोलकर खत पढ़ लिया। खत पढ़कर जैसे ही उसने नजर उठाई उसके होश उड़ गए। सामने दलमी खड़ी थी। असल में सुबह घर से निकलते वक्त दलमी गलती से अपनी दादी का फोन उठा लाई थी। जी प्योंग का मैसेज देखते ही उसकी उत्सुकता का ठिकाना न रहा और वो सीधे उस जगह पहुंच गई। हालांकि उसे काफी समय से शक था, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से जी प्योंग को उस जगह खड़े देखा तो उसका दिल टूटकर रह गया। तभी इत्तेफाका से दोसान का फोन दलमी की स्क्रीन पर चमका। दलमी ने फोन उठाते ही सीधे उससे पूछा, क्या तुम्हें वो जगह याद है जहाँ 15 साल पहले हम खतों का लेन देन करते थे? दोसान सकपका गया और हकलाने लगा। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। दलमी ने बिना कुछ कहे तुरंत फोन काट दिया। दोसान बार बार फोन मिलाता रहा, लेकिन दलमी ने एक भी कॉल नहीं उठाया। उसका दिमाग पूरी तरह फट रहा था। उसने बेबस होकर जी प्योंग से मिन्नत की कि वो उसे सच बता दे। आखिर 15 साल पहले वो खत लिखे किसने थे? जी प्योंग के पास अब
सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने भारी दिल से पूरी कहानी बयां कर दी कि कैसे दादी के कहने पर उसने वो खत लिखे थे ताकि दलमी अकेला महसूस न करे। दोसान सिर्फ एक नाम था जो उन दोनों ने अखबार में पढ़ा था और बाद में उसी असली दोसान को ढूंढकर लाया गया था। जी प्योंग ने यह भी बता दिया कि उसने ही दोसान से वो झूठा नाटक करने और उस रात की पार्टी में आने को कहा था। यह सुनते ही दलमी का दुनिया से भरोसा उठ गया। शुरुआत से लेकर अब तक सब कुछ एक छलावा था। उधर बदहवास दोसान ढूंढते ढूंढते बस स्टॉप पर डालमी के पास जा पहुंचा। उसने भी बिना कोई बहाना बनाए डालमी के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने रोते हुए कहा कि शुरुआत में लगा था यह सिर्फ एक दिन का नाटक है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत कर बैठेगा। फिर अपने लालच और डर के मारे वो कभी सच बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया और झूठ का यह सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता चला गया। दोसान ने कहा कि वो दलमी का ड्रीम बॉय बनना चाहता था, लेकिन वो नाकाम रहा। इस पर दलमी ने टूटे हुए दिल से कहा कि अब तो उसे खुद भी नहीं पता कि वो असल में किस इंसान से प्यार करती है। इतना कहकर वो उसे अकेले छोड़कर वहां से चली गई। रात को दलमी कभी दोसान की दी हुई बेसबॉल को हाथों में थामे गुमसुम बैठी रहती, तो कभी 15 साल पुराने खतों को देखकर सोच में डूब जाती। उस पल उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल किस इंसान के लिए धड़कता है और वो फूट फूट कर रोने लगी। आखिरकार वो बड़ा दिन आ ही गया, डेमो डे की प्रेजेंटेशन का दिन। अगर वे आज कामयाब हो जाते तो उन्हें $50 मिलियन का इनाम और अनगिनत इन्वेस्टर्स की फंडिंग मिल जाती, लेकिन अगर वे हारे तो उन्हें इस रेस से हमेशा के लिए बाहर होना पड़ता। स्टेज पर सबसे पहले इंजे की कंपनी आई और उसकी प्रेजेंटेशन बेहद शानदार रही। इंजे ने अपनी स्पीच में साफ कहा कि वो एक ग्लोबल पार्टनर की तलाश में है और उसे 2STO कंपनी के साथ काम करने की पूरी उम्मीद है। 2STO ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव एलेक्स ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि प्रेजेंटेशन वाकई काबिले तारीफ थी और वे इसमें काफी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वे एक और टीम पर भी विचार कर रहे हैं। एलेक्स कोई भी फैसला लेने से पहले दूसरी टीम की प्रेजेंटेशन भी सुनना चाहता था। इसके बाद अगली बारी सैम सांटेक की थी। दलमी की प्रेजेंटेशन भी कमाल की रही, लेकिन उनकी एक्यूरेसी सिर्फ 92.4% थी, जबकि इंजे की टीम 93.2% पर थी। उनकी टीम इंजे की कंपनी से थोड़ी पीछे रह गई थी। एलेक्स के चेहरे पर थोड़ी निराशा देखकर दोसान तुरंत आगे आया और बात संभालते हुए समझाना शुरू किया कि एक्यूरेसी को सिर्फ आंकड़ों में नहीं मापा जा सकता, बल्कि वो किस माहौल और ऐप एनवायरनमेंट में काम कर रहा है यह भी मायने रखता है। उन्होंने हाई एक्यूरेसी और ऐप साइज को कम करने के बीच एक सही बैलेंस बनाया है। जजों ने मुकाबला बराबर करने के लिए इंजे की टीम को दोबारा स्टेज पर बुलाया और दोनों टीमों से सबसे पुराने माइक्रो कंट्रोलर पर अपने प्रोग्राम टेस्ट करने को कहा, ताकि देखा जा सके कि किसका कोड सही से रन हो पाता है। थोड़ी देर की आपाधापी के बाद नतीजा सामने आया। सैम सांटेक का प्रोग्राम पुराने सिस्टम पर भी मक्खन की तरह चल रहा था, जबकि इंजे की टीम का ऐप क्रैश हो गया। सैम सांटेक के ऐप की ऐसी शानदार परफॉर्मेंस देखकर जज भी हैरान रह गए। नतीजा हर किसी की सोच से परे था। इस बार बाजी सैम सांटेक ने मार ली थी। पूरी टीम खुशी के मारे एक दूसरे के गले लग गई। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई थी। इस बार वे सिर्फ जीते नहीं थे, बल्कि उन्होंने सबको पछाड़कर धमाकेदार जीत हासिल की थी। जल्द ही उन्हें 2STO की तरफ से कंपनी खरीदने का एक बड़ा ऑफर मिला। 2STO उनकी कंपनी को $3 बिलियन में एक्वायर करना चाहता था और शर्त यह थी कि उनकी टीम को अगले 3 सालों तक सिलिकॉन वैली स्थित उनके मेन हेडक्वार्टर में काम करना होगा। इतना बड़ा आंकड़ा सुनते ही पूरी टीम की बोलती बंद हो गई। यह एक ऐसी रकम थी जिसके बारे में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सपने में भी नहीं सोचा था। 2STO के अधिकारियों को सी ऑफ करने के बाद वे अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे अपनी जिंदगी के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। $3 बिलियन का ऑफर और साथ में सिलिकॉन वैली के हेडक्वार्टर में काम करने का शानदार मौका। यह ऑफर ही इतना लुभावना था कि कोई भी खुद को रोक न पाए। टीम का हर सदस्य अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनने लगा था। वे अभी से आपस में चर्चा करने लगे कि सिलिकॉन वैली जाने के लिए कौन कौन से अंग्रेजी नाम रखे जाएं और क्या उन्हें बिजनेस इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। लेकिन तभी जब उन्हें ख्याल आया कि इस डील के बाद सैम सांटेक नाम की कंपनी का वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तो सब थोड़े भावुक और उदास हो गए। वे बिना किसी प्लानिंग के अपने उसी पुराने ढर्रे वाले दफ्तर पहुंच गए जहां से उन्होंने अपने इस सफर की शुरुआत की थी। पुराने दिनों को याद करने के साथ साथ उन्होंने अपने आने वाले कल पर भी बात की। उन्होंने ठान लिया था कि 3 साल बाद वे फिर साथ मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे और ऑटोनॉमस खुद से चलने वाली कारों की दुनिया में कदम रखेंगे। लेकिन अगली ही सुबह जब जी प्योंग को पता चला कि एलेक्स कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा बल्कि उसे सीधे खरीद रहा है, तो उसके होश उड़ गए। वो बदहवास होकर डील रुकवाने के लिए कंपनी की तरफ भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोसान और दलमी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने एलेक्स के पास जा चुके थे। जी प्योंग ने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी पढ़ी, उसने बिना एक पल गंवाए फोन निकाला और दलमी को फोन लगाकर डील साइन करने से रोकने की कोशिश की। लेकिन तभी योंगसान ने झपटकर उसके हाथ से फोन छीन लिया और दलमी का नंबर ही डिलीट कर दिया। उसने गुस्से में जी प्योंग से कहा कि वो उनके अमीर बनने के रास्ते में रोड़ा न बने। तब जी प्योंग ने चिल्लाकर कड़वा सच उजागर किया कि यह कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि टैलेंट एक्विजिशन है। एलेक्स को उनकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, वो बस सस्ते में काबिल इंजीनियर्स को हथियाना चाहता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही उनकी टीम को वहीं तितर बितर कर दिया जाएगा। टेक्निकल स्टाफ को छोड़कर बाकी
सभी मेंबर्स को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इतना कहते ही जी प्योंग तेजी से एलेक्स के दफ्तर की तरफ भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब तक वो वहां पहुंचा, डालमी और दोसान कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर चुके थे। रास्ते में लिफ्ट के दोनों तरफ से गुजरते हुए जी प्योंग और डालमी की नजरें मिली, लेकिन तीर कमान से छूट चुका था। और ठीक वही हुआ जिसका डर था। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के अगले ही दिन एलेक्स ने सिर्फ 3 टेक एक्सपर्ट्स को अमेरिका ले जाने का ऐलान किया, जबकि दलमी और उसकी महिला सहकर्मी को ऑन द स्पॉट जॉब से निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, ड्रीम आई प्रोजेक्ट को भी पूरी तरह बंद करने का फरमान सुना दिया गया। यह सुनते ही दोसान का खून खौल उठा और उसने एलेक्स से पूछा कि क्या यह उनके साथ धोखा नहीं है। दोसान ने गुस्से में याद दिलाया कि एलेक्स ने पूरी टीम को साथ ले जाने का वादा किया था, लेकिन एलेक्स ने बेहद ठंडे लहजे में कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा था और जुबान से बोली गई बातों की कोई कानूनी वैल्यू नहीं होती। एलेक्स ने उन्हें समझाते हुए कहा कि वे इसका पॉजिटिव पहलू देखें। कंपनी इतने बड़े दाम में बिकी है, सबको अच्छा पैसा मिला है और सिलिकॉन वैली का एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन दोसान किसी भी कीमत पर अपनी टीम की बलि देने को तैयार नहीं था। दोसान ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की बात कही ताकि वे सब कुछ भूलकर पुराने रास्ते पर लौट सकें, मगर एलेक्स ने उसे होश से काम लेने की सलाह दी और चेताया कि अगर वे पीछे हटे तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, इसलिए इसे यूं ही मनमर्जी से रद्द नहीं किया जा सकता। शर्त के मुताबिक अगर वे पीछे हटते हैं तो उन्हें 6 बिलियन का भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माने की इतनी बड़ी रकम सुनते ही दलमी ने उदास होकर अपना सिर झुका लिया। दोसान समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। वो किसी भी हाल में दलमी का दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन उसके हाथ बंध चुके थे। तभी जी प्योंग वहां आया। उसने दलमी की तरफ देखा और साफ कहा कि अब जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो ही चुका है तो उन्हें इस कड़वे सच को स्वीकार कर लेना चाहिए। 2STO ने उनकी कंपनी को $3 बिलियन में इसलिए नहीं खरीदा कि उन्हें उनके आई प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी थी, बल्कि वो तो बस उनके तैयार किए गए सटीक सॉल्यूशंस की वजह से हुआ है। जी प्योंग के ये कड़वे बोल सीधे दिल पर जाकर लगे। दोसान ने तड़पकर जी प्योंग से बकवास बंद करने को कहा, लेकिन जी प्योंग रुकने वाला नहीं था। दलमी पूरी तरह टूट चुकी थी। कल तक वे आने वाले कल के हसीन सपने बुन रहे थे, साथ बैठकर अपने अंग्रेजी नाम चुन रहे थे और बिजनेस इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने की बातें कर रहे थे। फिर अचानक सब कुछ यूं कैसे बिखर गया। दोसान गुस्से से तिलमिलाता हुआ जी प्योंग के पीछे बाहर भागा और झपट कर उसका कॉलर पकड़ लिया। बिना एक भी शब्द बोले दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और वे आपस में बुरी तरह भिड़ गए। लड़ाई के बाद जी प्योंग ने दोसान को आई प्रोजेक्ट का पीछा छोड़ने की सलाह दी और कहा कि वो अपनी इस बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पैसे कमाने में करे, लेकिन तभी दोसान ने रोते हुए जी प्योंग के आगे हाथ जोड़ दिए और मदद की भीख मांगने लगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए बताया कि यह आई प्रोजेक्ट उसने सिर्फ दलमी की दादी के लिए बनाया था, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही है और वे बहुत जल्द पूरी तरह अंधी होने वाली हैं। यह सुनते ही जी प्योंग के होश उड़ गए और वो सन्न रह गया। वो बदहवास हालत में सीधे दादी की हॉट डॉग शॉप की तरफ भागा। वहां पहुंचकर जब उसने देखा कि दादी दुकान का बिल भी ठीक से नहीं पढ़ पा रही हैं और कुल हिसाब जोड़ने के लिए उन्हें उसी आई ऐप का सहारा लेना पड़ रहा है, तो जी प्योंग अपने आंसुओं को रोक न सका। दादी को हिसाब पूरा करते देख उसने जल्दी से अपने बहते आंसू पोंछे, चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाई और उनके पास गया। उधर दलमी जैसे ही घर वापस लौटी, उसने जी प्योंग को वहां से बाहर आते देखा। दलमी ने जी प्योंग को साथ में डिनर करने का न्योता दिया, क्योंकि वो उससे सलाह लेना चाहती थी कि इस मोड़ पर उसे आगे क्या करना चाहिए। जी प्योंग ने साफ कहा कि जो बात वो कहने जा रहा है हो सकता है वो थोड़ी कड़वी लगे। पहली बात यह कि कानूनी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट में कोई खराबी नहीं थी, और दूसरी बात, दलमी की टीम का 2STO जैसी विशाल कंपनी से टकराना सीधे पत्थर से सिर फोड़ने जैसा था। इसीलिए उसकी सलाह यही थी कि वे सच को स्वीकार करें और 2STO के साथ सहयोग करके आगे बढ़ें। दलमी के पास कहने को कुछ नहीं बचा था, क्योंकि उनके पास वाकई कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ दोसान की मां ने उससे पूछा कि उसके और दलमी के बीच अब सब कैसा चल रहा है, लेकिन जब से दलमी को पता चला था कि खत जी प्योंग ने लिखे थे, दोसान खुद समझ नहीं पा रहा था कि दलमी के दिल में क्या चल रहा है। दोसान खुद यह बात जानना चाहता था। तभी इत्तेफाका से दलमी का मैसेज चमका, जिसमें उसने पूछा था कि क्या वो सो गया है। दोसान जवाब में मैं अभी नहीं सोया हूँ टाइप करने ही वाला था कि उसकी माँ ने तुरंत उसका फोन छीनकर मैसेज डिलीट करवा दिया और उसका कोट उतरवा दिया। फिर माँ ने उसे आड़े हाथों लेते हुए धुन डाला और डांटकर कहा कि उसे लड़कियों की रत्ती भर भी समझ नहीं है। माँ ने समझाया कि दलमी के इस मैसेज का असली मतलब है कि वो चाहती है दोसान उसे कॉल करे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोनों की फोन पर बात शुरू हुई, जो दादी की दवाइयों की पहचान करने से शुरू होकर एक के बाद एक न जाने कितनी बातों तक खींचती चली गई। दोनों में से कोई भी फोन काटने को तैयार नहीं था। अगली सुबह दोसान डालमी के घर के बाहर छुपकर इंतजार करने लगा, ताकि उनके बीच इत्तेफाका से मुलाकात का ड्रामा रचा सके। असल में कुछ दिन पहले डालमी ने दोसान से कहा था कि वो अभी भी चीजों को समझ नहीं पा रही है और दोसान या जी प्योंग का सामना करते वक्त उसे बहुत तकलीफ होती है, इसलिए उसने साफ कह दिया था कि वे अब उससे अकेले में न मिले। यही वजह थी कि डालमी से मिलने के लिए दोसान के पास सिर्फ इस झूठे इत्तेफाकर का ही रास्ता बचा था। जब दलमी ने खुद आगे बढ़कर हेलो कहा, तो दोसान ने अनजान बनते हुए कहा कि वाह क्या इत्तेफाका है। उसने बहाना बनाया कि उसे पता चला था कि
यहाँ एक अच्छी इंग्लिश कोचिंग क्लास है, इसलिए वो पूछताछ करने आया था और अचानक उससे मुलाकात हो गई। दलमी हल्की सी मुस्कुराहट दबाकर रह गई, मानो उसने दोसान की इस मासूम सी चालाकी को ताड़ लिया हो। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि हालात इतनी तेजी से बदलने वाले हैं। जब वे दफ्तर पहुंचे तो उनकी पूरी टीम अचानक तितर बितर हो चुकी थी और दलमी व उसकी महिला सहकर्मी को कंपनी से निकाला जा चुका था। अगली सुबह दलमी ने एक खूबसूरत नई ड्रेस पहनी और बड़े सलीके से मेकअप किया। वो सुबह सुबह ही दोसान के घर पहुंच गई क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। उन्होंने इस मुलाकात का प्लान पहले से ही बना रखा था, लेकिन भारी तनाव के बीच दोसान अपना ही जन्मदिन पूरी तरह भूल चुका था। हाल ही में हुए इतने बड़े हादसों और कॉन्ट्रैक्ट के पचड़े को सुलझाने में उसका पूरा ध्यान उलझा हुआ था, इसलिए उसका भूलना लाजिमी भी था। दोसान ने दलमी को ज्यादा फिक्र न करने को कहा। फिर बस में बैठे हुए दोसान अभी भी लीगल केसों की किताब में ही खोया हुआ था। जब उसने अपनी स्थिति जैसा ही एक केस पढ़ा तो वो उत्साह में दलमी से इस बारे में बात करने लगा, लेकिन दलमी का ध्यान इन सब बातों में बिल्कुल नहीं था। दलमी दोसान को एक बेहद आलीशान और महंगे फ्रेंच रेस्तरां में ले गई, पर दोसान का दिमाग अब भी काम के उलझे ताने बाने में फंसा हुआ था। उसके सिर पर बस दलमी का ख्याल सवार था और वो किसी भी तरह 2STO के साथ हुआ कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना चाहता था। दलमी ने उससे कहा कि उस जैसा कंप्यूटर जीनियस दुनिया में बार बार पैदा नहीं होता, इसलिए वो चाहती थी कि दोसान एलेक्स की कंपनी 2STO के साथ जाकर अपने हुनर को एक नए मुकाम पर ले जाए, क्योंकि एलेक्स के साथ उसका भविष्य बेहद सुनहरा था। उसने दोसान को खुद की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की सलाह दी। दोसान अब उसकी ये बातें और नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उसने बात टालने के लिए अपने सामने रखी किताब तुरंत खोल ली। दलमी ने झट से हाथ बढ़ाकर किताब बंद कर दी और दोसान को इस मौके को न गंवाने के लिए समझाती रही। आखिर दोसान के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा कि उसका और दलमी का मिलना कोई इत्तेफाका नहीं बल्कि किस्मत का खेल था। इतना कहकर दोसान अपनी किताब उठाकर रेस्तरां से बाहर निकल गया। दलमी भी उसके पीछे भागी और उसे फिर से मनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन दोसान किसी भी कीमत पर दलमी और अपने ड्रीम आई प्रोजेक्ट को छोड़ने को तैयार नहीं था। चाहे वो सैंडबॉक्स का बड़ा हेडक्वार्टर हो या फिर उनका वो पुराना तंग सा दफ्तर, उसने साफ कह दिया कि वो बस यहीं दलमी के साथ रहना चाहता है। दोसान की यह जिद देखकर दलमी के पास अपना आखिरी और सबसे कड़वा हथियार इस्तेमाल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसने दोसान के दिल पर वार करते हुए कहा कि बचपन में उसे खत लिखने वाला असली इंसान दोसान नहीं था, इसलिए अब उसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। दलमी के इन शब्दों ने दोसान का दिल चीर कर रख दिया। उधर दूसरी तरफ दलमी और इंजे दोनों बहनें जब भी मिलती थीं, तो उनके बीच एक अनकही जंग छिड़ जाती थी। लेकिन इस बार दलमी अचानक अपनी बड़ी बहन इंजे की कंपनी में नौकरी का इंटरव्यू देने पहुंच गई। दलमी को इंटरव्यू की कतार में देखकर इंजे की कंपनी के सारे एम्प्लॉय सन्न रह गए और हैरानी से उसे घूरने लगे। इंजे ने हैरान होकर पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। दलमी ने बिना कोई फालतू बात किए सीधे अपना बायोडाटा मेज पर रख दिया। वो बड़े आत्मविश्वास के साथ कुर्सी पर बैठी और साफ शब्दों में कहा कि वो यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने आई है। इंजे बिना कुछ बोले बड़े आराम से अपनी चेयर पर बैठ गई। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसकी छोटी बहन के दिमाग में चल क्या रहा है। इंजे ने सवाल दागा कि वो आखिर उसकी कंपनी में ही काम क्यों करना चाहती है। बॉस को बात करते देख बाकी कर्मचारी भी शांत होकर सुनने लगे। दलमी ने कहा कि उस दिन प्रेजेंटेशन के दौरान इंजे ने जो बातें कही थीं, उनका उस पर बहुत गहरा असर पड़ा था। दलमी ने कहा कि इंजे का सपना इस दुनिया को और ज्यादा तरक्कीशुदा और डेवलप्ड बनाना था। ये बातें बिल्कुल वही थीं जो उसके पापा कहा करते थे। उसके पिता ने बताया था कि उन्होंने नौकरी सिर्फ अपने बॉस की मार खाने की वजह से नहीं छोड़ी थी, बल्कि वो एक बेहतर कल और नई दुनिया की नींव रखना चाहते थे। उस पल दलमी को अचानक एहसास हुआ कि शायद उसका और इंजे का मकसद एक ही था। बहुत जल्द दलमी को इंजे की कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर चुन लिया गया। थोड़े ही समय में उन्होंने एक अलग सहायक कंपनी चोंग म्योंग बनाई, जिसकी डायरेक्टर दलमी बनी और पूरे नए बिजनेस की कमान उसके हाथों में आ गई। दूसरी तरफ समंदर पार सिलिकॉन वैली में दोसान की टीम और 2STO के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े उनके साथियों ने भी जबरदस्त कामयाबी हासिल की। उधर जीप्योंग का भी प्रमोशन हो चुका था और वो टीम लीडर से सीधे डायरेक्टर बन गया था। 3 साल बाद दलमी ने जीप्योंग को मिड ऑटम फेस्टिवल पर अपने घर आने का न्योता दिया और खाना पकाने में मदद के लिए थोड़ा जल्दी आने को कहा। शाम को चारों लोग एक खुशहाल परिवार की तरह साथ मिलकर मून केक बना रहे थे, खाना पका रहे थे और ताश खेलकर खूब मस्ती कर रहे थे। कबाब स्कीवर्स बनाते बनाते जीप्योंग इतना थक गया कि उसे वहीं नींद आ गई। दलमी ने तुरंत जाकर उस पर कंबल उड़ाया और जब दादी कमरे से बाहर आई तो दलमी ने झट से उन्हें धीरे बोलने का इशारा किया। यह सब महसूस करते ही जीप्योंग के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान तैर गई, लेकिन वो चुपचाप सोने का नाटक करता रहा। आधी रात को जब डालमी की आंख खुली तो उसने देखा कि जी
जी प्योंग जाग चुका है और अकेला बैठा कबाब बना रहा है। वो तुरंत जाकर उसके पास बैठ गई। जी प्योंग ने दादी के लिए एक बड़ी हॉट डॉग शॉप खोलने में मदद करने की बात कही, लेकिन डालमी ने इसे यह कहकर टाल दिया कि अभी सही वक्त नहीं आया है, क्योंकि वो अपनी कमाई से दादी को दुकान खोलकर देना चाहती थी। जी प्योंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो उम्मीद करता है कि उसकी वजह से दलमी कभी असहज महसूस न करे और जब भी वो थकी हो या किसी मुश्किल में हो तो सबसे पहले उसकी जुबान पर उसी का नाम आए। जी प्योंग को लगने लगा था कि उनके बीच का रिश्ता अब एक कदम आगे बढ़ चुका है, इसलिए उसने दलमी के लिए एक खास तोहफा खरीदा। वो गिफ्ट लेकर एक सुनसान जगह पर गया और दिल की बात कहने की रिहर्सल करने लगा। मन ही मन ढेरों बहाने और वजह गढ़ने के बाद आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और कदम बढ़ा दिए। लेकिन दलमी को ढूंढते हुए रास्ते में अचानक जी प्योंग का सामना किसी और से नहीं बल्कि सीधे दोसान से हो गया। लॉबी में जी प्योंग ने हैरान होकर पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जब उसे पता चला कि दोसान अपनी छुट्टियां खत्म करके वापस अमेरिका लौट जाएगा, तब जाकर जी प्योंग ने राहत की सांस ली। इसके बाद दोनों के बीच बातें शुरू हुईं। दोसान की नजर जी प्योंग के हाथ में रखे गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी। उसने पूछा कि वो यह तोहफा किसे देने जा रहा है। जी प्योंग पल भर के लिए ठिठक गया। थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसने उस गिफ्ट को टेबल पर रखा और ऐसा दिखाया जैसे दलमी के साथ उसका रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका है। फिर जी प्योंग ने साफ कहा कि वो यह गिफ्ट दलमी को देने की तैयारी कर रहा है। यह सुनते ही दोसान का दिल टूट गया, लेकिन उसने चेहरे पर ऐसे भाव लाए जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। दोसान का यह बर्ताव देखकर जी प्योंग खड़ा हुआ और उसने जानबूझकर दोसान को अपने साथ दलमी से मिलने चलने का न्योता दिया। दोसान ने भी बहाना बनाते हुए कहा कि उसकी कहीं और अपॉइंटमेंट है, इसलिए वो उसके साथ नहीं चल सकता। यह सुनकर जी प्योंग वहां से निकल गया और पीछे अकेले छूटे दोसान का दिल दुखों से भर गया। तभी दलमी लिफ्ट से बाहर निकली। दोसान ठीक उसके सामने से गुजरा, लेकिन जब तक दलमी कुछ समझ पाती वो काफी दूर जा चुका था। वो बदहवास होकर दोसान के पीछे भागी। काफी ढूंढने के बाद दलमी को फिर से वही जानी पहचानी पीठ दिखाई दी। बड़ी मशक्कत के बाद उसने पीछा किया और बिना सोचे समझे हाथ बढ़ाकर उसे पीछे खींचा। हाथ खींचते ही सामने वाले इंसान की पूरी कॉफी दलमी के कपड़ों पर गिर गई और वो शख्स दोसान था ही नहीं। खुद को अचानक ऐसी बेबस और अजीब स्थिति में पाकर दलमी सकपका गई और सामने वाले से बार बार माफी मांगने लगी। तभी अचानक उसका फोन घनघनाने लगा। दलमी ने झट से फोन उठाया और कपड़ों की परवाह किए बिना तेजी से भागती हुई वापस दफ्तर पहुंची। कंपनी पर एक खतरनाक रैंसमवेयर वायरस का हमला हुआ था और उनकी सारी फाइलें एनक्रिप्ट हो चुकी थीं। हैकर्स ने धमकी दी थी कि अगर उन्हें 12 घंटे के भीतर $300 मिलियन नहीं मिले तो वे डिक्रिप्शन की चाबी हमेशा के लिए डिलीट कर देंगे। अगर ऐसा होता तो कंपनी का सारा डेटा मिट जाता और उनकी सेल्फ ड्राइविंग कार डिवीजन की सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। उनका अरबों का इन्वेस्टमेंट पानी में बह जाता। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज करा दी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि पुलिस इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकती थी। कंपनी की टेक्निकल टीम ने हाथ खड़े करते हुए कहा कि सिक्योरिटी कोड इतना लंबा है कि इसे क्रैक करने में कई दिन लग जाएंगे। किसी ने तुरंत सलाह दी कि हैकर्स को $300 देकर मामला रफा दफा किया जाए ताकि डिक्रिप्शन की मिल सके और डेटा बच जाए, क्योंकि कार मॉडिफिकेशन और एल्गोरिदम पर वे पहले ही 2 बिलियन से ज्यादा खर्च कर चुके थे। तो यह रकम बहुत छोटी थी, लेकिन मुश्किल यह थी कि कंपनी का सारा पैसा नए बिजनेस में लगा हुआ था और उनके पास इस वक्त बिल्कुल भी कैश मौजूद नहीं था। दलमी का हाल कांटों पर लेटने जैसा हो गया था। वो एक के बाद एक कई लोगों को फोन घुमा रही थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट खंगालते हुए अचानक उसकी नजर जी प्योंग के नंबर पर ठहर गई। दलमी को उसकी कही वो बात याद आई कि जब भी वो किसी मुसीबत या परेशानी में हो तो सबसे पहले उसी को याद करे। वो पल भर के लिए झिझकी और जैसे ही कॉल बटन दबाने वाली थी तभी इत्तेफाक से एक फोन आ गया। दलमी ने झट से फोन उठाया। दूसरी तरफ दोसान था। असल में जब दलमी का पुराना सहकर्मी मदद के लिए हाथ पांव मार रहा था तो चुलसान इत्तेफाकर से उसी के पास मौजूद था। चुलसान ने तुरंत दोसान को इस मुसीबत की खबर दे दी थी। इतने वक्त बाद दोसान की आवाज सुनते ही दलमी सन्न रह गई। उसकी जुबान जम सी गई। काफी देर बाद जब वो होश में आई तो उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रो पड़ी। दोसान ने उसे दिलासा दिया और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो अगले 20 मिनट में उसके पास पहुंच रहा है। दोसान तेजी से वहां पहुंचा। उसने तुरंत पेन ड्राइव लगाई और कोड क्रैक करने के काम में जुट गया। कंपनी के दोनों पुराने टेक एक्सपर्ट्स को यह बात नागवार गुजरी और वे गुस्से में बाहर निकल गए। तभी चुलसान भी आ पहुंचा और उसके पीछे पीछे योंगसान भी आ गया। तीनों ने मिलकर अपनी पुरानी ट्यूनिंग के साथ काम करना शुरू किया और देखते ही देखते उन्होंने हैकर्स की डिक्रिप्शन की ढूंढ निकाली और सारा डेटा पूरी तरह रिकवर कर लिया। मुसीबत टलते ही दलमी ने राहत की सांस ली। थकान और तनाव के मारे उसका शरीर ढह गया तो दोसान ने झट से उसे संभाला और उठाकर रेस्टिंग एरिया में ले जाकर बैठाया। बाकी साथी भी मामला समझ गए और चुपचाप बाहर निकल गए। जब दलमी को पता चला कि दोसान सिर्फ छुट्टियां बिताने आया है और हफ्ते भर में वापस अमेरिका लौट जाएगा तो उसका दिल उदास हो गया। उसने नीचे नजर उठाई तो देखा कि उसके कपड़े कॉफी से सने हुए थे और आस्तीन का एक बटन भी गायब था। दलमी ने शर्मिंदगी के मारे अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और माथे पर शिकन आ गई। इस वक्त वो वाकई बेहद बुरी और बेबस हालत में दिख रही थी। अगली सुबह जी प्योंग जैसे ही सैंडबॉक्स पहुंचा उसे दलमी की कंपनी पर हुए वायरस अटैक की खबर मिली। वो बदहवास होकर उसके दफ्तर भागा और हाल चाल पूछा। जब
दलमी ने बताया कि दोसान और उसके दोस्तों ने सही वक्त पर आकर सब कुछ ठीक कर दिया है। तो जीप्योंग की नजर पास में रखे दोसान के जैकेट पर पड़ी और वो अंदर से थोड़ा निराश हो गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा कि चलो अच्छा हुआ मुसीबत टल गई। फिर जीप्योंग ने दलमी से पूछा कि वो खुद कैसी है। दलमी ने उदास दिल से कहा कि उसे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी लाचार दिखेगी। जब वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी तभी उसका सामना फिर से दोसान से हो गया। यह उसके लिए बहुत शर्मिंदगी भरा था। उसने जीप्योंग से मिन्नत की कि वो किसी को न बताए कि वो रोई थी। इस पर जीप्योंग ने आगे बढ़कर कमरे के सारे पर्दे गिरा दिए और दलमी को वहीं बैठकर खुद को संभालने को कहा कि दरवाजा लॉक कर ले। दूसरी तरफ दोसान और उसके दोनों दोस्त नाश्ता कर रहे थे। थोड़ी देर की बातचीत के बाद तीनों ने कोरिया में ही रहकर अपना करियर आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। दोसान दौड़ता हुआ दलमी के दफ्तर की तरफ भागा। वो अपना कोट वापस लेना चाहता था और उसे अपने इस फैसले के बारे में बताना चाहता था, लेकिन लिफ्ट से बाहर निकलते ही अचानक उसका सामना जीप्योंग से हो गया। जीप्योंग ने दोसान का हाथ कसकर पकड़ लिया और उससे बात करने की जिद करने लगा। जीप्योंग ने पूछा कि क्या वो दलमी से मिलने जा रहा है। दोसान ने पलटकर पूछा कि यह जानने का उसे क्या हक है। इस पर जीप्योंग ने चालाकी से ऐसा दिखावा किया जैसे वो दलमी का बॉयफ्रेंड बन चुका हो, लेकिन दोसान के जाने के बाद जीप्योंग को एहसास हुआ कि उसने हद पार कर दी है। उसने तुरंत दलमी को फोन किया ताकि सब कुछ साफ कर सके। उसने सच बता दिया कि दोसान को उससे मिलने से रोकने के लिए उसने झूठ बोला था, जिससे दोसान को गलतफहमी हो गई है और अगर वो अभी बाहर जाए तो दोसान को रोक सकती है। लेकिन दलमी ने उदास होकर कहा कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि दोसान जल्द ही वापस अमेरिका लौटने वाला है। उधर दोसान उसे बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन यह सोचकर कि वो आखिरकार अमेरिका चला जाएगा और अपनी इस बेबस हालत को देखते हुए दलमी ने कड़ा दिल करके फोन उठाने से इनकार कर दिया। फिर उसने अपना फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। दोसान ने दोबारा फोन मिलाया, लेकिन जब फोन बंद होने का मैसेज सुना तो उसने भारी दिल से फोन नीचे रख दिया। उम्मीद का जो छोटा सा दिया अभी जला था वो फिर से बुझ चुका था। घर लौटने के बाद वो घंटों बैठकर उस सिग्नेचर बॉल को देखता रहा और दोनों की पहली मुलाकात के वो खूबसूरत लम्हे उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। आखिरकार उनके प्यार की निशानी उस बॉल को उसने डस्टबिन में फेंक दिया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। लेकिन कल जिस दलमी ने दोसान को इतनी बेरुखी से ठुकराया था वही आज अचानक मदद मांगने आ पहुंची थी। बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल तक पहुंचना बेहद मुश्किल था, क्योंकि उनकी कामयाबी का जलवा देखकर ढेरों इन्वेस्टर्स वहां लाइन लगाए खड़े थे। दलमी सीधे दोसान के दफ्तर में घुसना चाहती थी, लेकिन तभी किसी ने उसे रोक दिया और कायदे से कतार में खड़े होने को कहा। उसके पास दोसान को कॉल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब दोसान की स्क्रीन पर दलमी का नाम चमका तो उसने बिना सोचे समझे सीधे कॉल काट दी। दलमी ने मैसेज भेजा पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। सारे इन्वेस्टर्स के जाने के बाद दोसान के फोन की घंटी फिर बजी। उसने थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद फिर से कॉल काट दी, लेकिन जैसे ही उसने नजर उठाई दलमी ठीक दरवाजे पर खड़ी थी। माहौल में अचानक सन्नाटा और कड़वाहट घुल गई। उसने रूखे लहजे में दलमी से पूछा कि वो यहाँ क्यों आई है। जब दलमी ने बताया कि वो उन तीनों को अपनी कंपनी में काम का ऑफर देने आई है तो दोसान ने तुरंत चुलसान और योंगसान को बाहर भेज दिया। फिर उसने दलमी से साफ शब्दों में कहा कि 3 साल पहले जब वो अलग होना चाहती थी तो उसने ऐसी बातें कही थीं जिन्होंने उसका दिल छलनी कर दिया था। उस दर्द से उबरने में उसे पूरे 3 साल लग गए। वो अब फिर से उसी राह पर नहीं चलना चाहता। अगर उनकी किस्मत में साथ होना नहीं लिखा तो बेहतर यही है कि वे कभी एक दूसरे के सामने ना आएं। दलमी ने भारी दिल से कहा कि आज ये कड़वी बातें सुनकर उसका दिल दुख रहा है और उसने पूछा कि क्या 3 साल पहले दोसान को भी ऐसा ही महसूस हुआ था। इसके बाद उसने सच्चे दिल से उससे माफी मांगी। असल में कुछ दिन पहले कंपनी के सीनियर डेवलपर्स को किसी दूसरी कंपनी ने लालच देकर तोड़ लिया था। तब इंजे ने ही दलमी को दोसान की टीम को अपनी कंपनी में शामिल करने की सलाह दी थी। तभी दलमी को पता चला था कि दोसान कोरिया में ही रुकना चाहता है, लेकिन फिर भी वो इस ऑफर के लिए तैयार नहीं हुई। दलमी को लगता था कि उसकी वजह से दोसान का करियर और भविष्य दांव पर लग जाएगा। यह सुनकर इंजे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दलमी ऐसा सोचेगी। इंजे ने दलमी को आड़े हाथों लेते हुए डांटा कि वो कंपनी को अपने निजी जज्बातों से चला रही है और एक डायरेक्टर बनने के लायक ही नहीं है। इंजे ने दलमी के सामने 2 ही रास्ते रखे। पहला कि वो दोसान की टीम को कंपनी में लेकर आए और दूसरा यह कि वो खुद नौकरी छोड़ दे। इंजे ने साफ कह दिया कि उसे ऐसी डायरेक्टर की कोई जरूरत नहीं जो कंपनी की तरक्की में रोड़ा बने। दलमी गुस्से से तिलमिला उठी। उसे लगा कि उसकी बहन उसे ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन हद तो तब हो गई जब घर पहुंचने पर उसकी माँ और दादी ने भी उसका साथ नहीं दिया। दोनों ने दलमी को समझाया कि वो अपने पर्सनल इमोशंस को बिजनेस के बीच में ला रही है। अगर एक डायरेक्टर होकर वो ऐसा सोचेगी तो कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी। यही वजह थी कि न चाहते हुए भी उसे दोसान के पास आना पड़ा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि दोसान उसकी बात सुने बिना ही सीधे मुंह पर इनकार कर देगा।
गया। दोसान की बातें याद करके दलमी का दिमाग फटने लगा था। उधर जब दोसान घर लौटा तो उसके पिता ने वही सिग्नेचर वाली बेसबॉल डस्टबिन से उठाकर एक शीशे के डिब्बे में हिफाजत से सजा दी। पिता ने कहा कि इतनी कीमती चीज को ऐसे फेंका नहीं करते, इसे सहेज कर रखना चाहिए। अगले दिन दलमी की यादों से अपना पीछा छुड़ाने और दिल का दर्द कम करने के लिए दोसान ने अपने पिता के बचपन वाला तरीका अपनाया। वो साइकिल चलाकर अपने दिवंगत अंकल के पुराने घर की तरफ निकल पड़ा ताकि शारीरिक थकान के जरिए अपने सीने की जलन और तड़प को दबा सके, अपनी सारी परेशानियों को भुला सके। अनगिनत दुश्वारियों से गुजरने के बाद वो आखिरकार अपने अंकल के उस पुराने घर पहुंचा। थकावट से चकनाचूर होकर दोसान सीधे घर के बाहर बनी खाट पर ढह गया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसका शरीर जितना थक रहा था, दलमी की यादें उसके दिमाग में उतनी ही साफ और गहरी होती जा रही थीं। न जाने कब उसकी आंख लग गई और जब खुली तो ढलती शाम अंधेरे में बदल चुकी थी। तभी उसने देखा कि दलमी लंगड़ाती हुई उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही है। दोसान को लगा कि भूख और थकान की वजह से उसे वहम हो रहा है। उसने बोतल से गटक गटक कर पानी पिया, लेकिन सामने खड़ी लड़की कोई साया नहीं, सचमुच दलमी ही थी। दोसान चुपचाप खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा, लेकिन दलमी ने झट से उसका हाथ थाम लिया और कुछ ऐसा कहा कि दोसान का दिल पिघल गया। नतीजतन दोनों एक साथ वापस लौट आए। दफ्तर के मेन हॉल में जी प्योंग और दोसान का आमना सामना हुआ। जी प्योंग ने दोसान को रोकते हुए कहा कि वो दलमी के लिखे वो पुराने खत उसे वापस लौटा दे। दोसान का मन तो नहीं था, पर वो राजी हो गया, लेकिन एक शर्त पर। उसने कहा कि बदले में जी प्योंग को वो अर्लिया का पौधा वापस करना होगा जो दलमी ने दोसान को दिया था। घर लौटकर दोसान ने जब पुराने खतों को टटोला तो उसकी नजर एक खत पर पड़ी जिस पर लिखा था आई लव यू। वो खुद को रोक न सका और खत खोलकर पढ़ने लगा। तभी अचानक जी प्योंग की कॉल आई, जो पूछ रहा था कि दोनों खतों और पौधे की अदला बदली के लिए कहाँ मिले। लेकिन खत पढ़कर दोसान का इरादा बदल गया। उसने साफ कह दिया कि अब उसे वो पौधा नहीं चाहिए और बेहतर यही होगा कि वे इस बात को यहीं भूल जाएं। दोसान ने कड़ाई से फोन काट दिया। जी प्योंग बार बार फोन मिलाता रहा, लेकिन दोसान ने कॉल रिसीव नहीं की। जी प्योंग भी कहाँ मानने वाला था। वो अर्लिया का भारी भरकम गमला उठाए सीधे दोसान के घर जा पहुंचा। दोनों बैठकर पीने लगे और थोड़ी ही देर में आधे होश और आधे नशे की हालत में आ गए। दोसान ने भारी दिल से कहा कि वो जी प्योंग से बहुत जलता है और उसकी बहुत इज्जत भी करता है। दोसान ने जी प्योंग को बताया कि उसने एक बार दलमी से पूछा था कि वो उससे प्यार क्यों करती है, तो दलमी ने कहा था कि वो उसका पहला प्यार है। लेकिन कड़वा सच तो यह था कि बचपन में चिट्ठियां दोसान ने नहीं बल्कि जी प्योंग ने लिखी थी। जी प्योंग के उन शब्दों ने सालों तक दलमी के टूटते दिल को सहारा दिया था। जब दोसान को यह सच पता चला था तो जलन और हीन भावना से उसका सीना छलनी हो गया था। उसने अपने सच्चे प्यार से दलमी के दिल में बसी जी प्योंग की उन खूबसूरत यादों को मिटाने की जी तोड़ कोशिश की, पर वो हार गया क्योंकि वो यादें इतनी आसानी से मिटने वाली नहीं थी। उस रात दोनों मर्दों ने पहली बार अपने दिल के सारे राज और दर्द एक दूसरे के सामने उगल दिए। अगली सुबह जी प्योंग की आंख खुली तो उसने खुद को दोसान के कमरे में पाया। वो उठकर बाहर जाने लगा। तभी उसके कानों में दोसान की माँ की आवाज पड़ी, जो पूछ रही थी कि क्या मछली के सूप में मिर्च डाल दे, क्या जी प्योंग को तीखा पसंद है। दोसान ने अपनी माँ से पूछा कि क्या घर में सोयाबीन की खली है, क्योंकि जी प्योंग को वो बहुत पसंद है और वो उसके लिए पैक करवाकर साथ भेजना चाहता था। जी प्योंग चौखट पर खड़ा सब सुनता रहा। उसका दिल भर आया और वो चुपचाप वापस कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद जब दोसान हैंगओवर का सूप लेकर अंदर आया और जी प्योंग को उठाने लगा तो देखा कि वो पहले से ही तैयार होकर बैठा था। जी प्योंग अचानक थोड़े गुस्से और झुंझलाहट भरे स्वर में बोला, मैं अपने खत और वो पौधा वापस ले जा रहा हूँ। भले ही मैं सब कुछ छीन लूं, फिर भी मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। तुम्हारी इस धीमी चाल की वजह से मैं तो आखिर तक बेवकूफ बनने का नाटक करने वाला था, लेकिन अब कोई चारा नहीं बचा। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यह सिर्फ एक बार कहूंगा, मेरे प्रति अपने अंदर पनप रही इस हीन भावना को बाहर निकाल फेंको और अपना स्वाभिमान जगाओ। जब तुम दलमी से दोबारा मिलोगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि वो असल में किसे चाहती है। हमारे बीच की उन बीती यादों को तुम अपने इन हाथों से हरा सकते हो। जी प्योंग की ये बातें सुनते ही दोसान के अंदर जैसे नया हौसला जाग उठा और वो तुरंत दलमी से मिलने भागा। दलमी को देखते ही दोसान ने एक बार फिर वही सवाल दोहराया कि वो उससे प्यार क्यों करती है। इस पर दलमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि किसी को चाहने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। यह सुनते ही दोसान की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उधर जी प्योंग और दलमी का लिफ्ट में अचानक सामना हो गया। जी प्योंग थोड़ा झिझका जरूर, लेकिन इस बार उसने नजरें चुराने की कोशिश नहीं की। जी प्योंग ने साफ कहा कि भले ही बचपन में उसने खत पढ़े थे, लेकिन बीते 15 सालों में वो कभी उससे मिलने नहीं आया। जिस दिन दोसान ने वे खत पढ़े थे उसी दिन वो खुद पहल करके उससे मिलने पहुंच गया था। इसलिए खतों वाला वो असली दोसान जी प्योंग था ही नहीं। जी प्योंग ने दलमी को समझाते हुए कहा कि उसे अब किसी तरह के अपराध बोध या खुद को कोसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसकी ये बातें सुनकर दलमी के दिल का भारी बोझ उतर गया और उसने राहत की सांस ली। दूसरी तरफ इंजे फंड जुटाने के सिलसिले में सलाह लेने सैंडबॉक्स की हेड के पास पहुंची थी, लेकिन हेड ने उसे सरप्राइज देते हुए कहा कि इस बार वे सिर्फ सलाह नहीं देंगे बल्कि सीधे इंजे की चोंग म्योंग कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। सैंडबॉक्स की हेड ने तुरंत जी प्योंग
से मुलाकात की और कहा कि चोंग म्योंग कंपनी की काबिलियत उम्मीद से कहीं ज्यादा है और यह कंपनी जल्द ही नई ऊंचाइयों को छुएगी, इसलिए वे बिना देरी किए इस डील को फाइनल करें। जी प्योंग मना करने ही वाला था, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो इनकार नहीं कर सका। मजबूरी में उसने दोसान को मीटिंग के लिए बुलाया। जी प्योंग को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, उसे लग रहा था कि दोसान सीधा मना कर देगा, लेकिन दोसान का जवाब सुनकर जी प्योंग दंग रह गया। दोसान ने इन्वेस्ट करने के इस प्रपोजल को तुरंत स्वीकार कर लिया। जी प्योंग ने हैरान होकर पूछा कि पिछली बार तो उसने रिजेक्ट कर दिया था, फिर इस बार निवेश का ऑफर क्यों मान लिया? दोसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि पिछली बार जी प्योंग उन पर तरस खा रहा था, लेकिन इस बार बात अलग है। इस बार जी प्योंग चोंग म्योंग कंपनी के बिजनेस पोटेंशियल को देखकर सचमुच इन्वेस्ट कर रहा है। यह कहकर दोसान ने जी प्योंग की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया और दोनों ने हाथ मिलाकर इस पार्टनरशिप पर मुहर लगा दी। इसी के साथ हमारी यह कहानी यहीं खत्म होती है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली धमाकेदार कहानी में।